हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? मेरी अगर आपको आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलो, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और बट बिफोर दैट, जब तक लोग और ज्वाइन हो रहे हैं, मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे काफी सारे बैचेस हैं गाइस। करंट अफेयर्स का एक बैच है, पीडीएफ प्लस लाइव डाउट्स वाला बैच है। साथ ही साथ जनरल स्टडीज का प्री प्लस मेंस बैच है, जीरो से तैयारी बैच। एंड मेंस आंसर राइटिंग का बैच बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। और एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज कम सेल्फ स्टडी बैचेस है। तो अभी ये 4 बैचेस हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन, ये जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया गया है 9713282838, इस पर कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप के जरिए इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी जो अपन लाइव क्लास जो देख रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो इसको आपको कैसे अप्रोच करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले ही मटेरियल जो है वो मिल जाता है। यानी कि ये लाइव सेशन कंडक्ट होने से पहले ही पीडीएफ मटेरियल मिल जाता है। यानी कि करंट अफेयर्स का ये पूरा मटेरियल जो हम लोग पढ़ेंगे, और उनको सिर्फ एक बार जो है वो गो थ्रू करना रहता है, रीड करना होता है। और जब आप रीड करने के बाद फिर लाइव क्लास को अटेंड करते हो, तो जब आप रीड करते हो तो उस दौरान आपके जो भी डाउट्स आते हैं वो आप लाइव क्लास के दौरान जो है वो पूछ सकते हैं। राइट। और हालांकि मैं पूरा एक्सप्लेन करता ही हूँ, बट फिर भी जो अगर बाई चांस एक्सप्लेनेशन के दौरान आपके डाउट जो है वो क्लियर नहीं हुए तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है आप लोगों के लिए, एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अभी बताओ, अभी स्क्रीन जो है वो दिख रही है? अभी भी स्क्रीन शुरू नहीं हुई, एक मिनट रुको। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ, एक मिनट रुको। अब बताओ, अब स्क्रीन आई? अच्छा, स्क्रीन नहीं आई है, एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना, एक मिनट बस। अभी बताओ, अभी दिख रहा है ना? आप देख रही है ना? अच्छा हाँ, चलो ठीक है। अरे वो क्या, कभी कभी ये लैग हो जाता है मेरे लैपटॉप में, तो ले नहीं पाता है, तो इसलिए हो जाता है ऐसा सीन। चलो कोई ना। चलो, ऐसा बता दिया करो मुझे पहले ही, स्टार्टिंग सेशन के दौरान ही बता दिया करो कि हाँ स्क्रीन जो है वो नहीं दिख रही। एक बार यूट्यूब पर भी चेक कर लो। अच्छा, यूट्यूब पर अभी आया नहीं होगा आई थिंक। रुको रुको। नहीं, नोटिफिकेशन तो आ गई होगी, बट यूट्यूब पर अभी वो बंद हो गया होगा, बिकॉज मैंने ये क्लोज कर दिया था ना आई थिंक, इसलिए वो बंद हो गया होगा। हाँ, वो बंद हो गई है क्योंकि अब दूसरा एक और जो है वो लाइव सेशन शुरू हो गया होगा यूट्यूब पर, तो जिसमें ये क्लियर जो है वो दिखा रहा है, उसका टेंशन मत लो। दूसरा जो है वो शुरू हो गया एक सेशन। चलो, स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। आप सब क्लियर है ना? स्क्रीन वगैरह सब कुछ जो है वो दिख रही है? अगली बार क्या करूंगा मैं, यूट्यूब सेशन जब शुरू करूंगा, जब आप मुझे यहाँ पे बता देंगे कि हाँ सब कुछ क्लियर है, तो उसके बाद उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, मैं एक बार जो है फिर से जो है वो रिपीट कर देता हूँ
कि हमारे काफी सारे बैचेस हैं गाइस, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस की इंफॉर्मेशन इस नंबर पर जो है वो आप व्हाट्सएप के जरिए जो है वो मांग सकते हैं। और साथ ही साथ ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास को कैसे आपको अप्रोच करना है, तो ऑलरेडी आपके पास पीडीएफ जो है वो आपको दे दी जाती है। तो उस पीडीएफ को आपको गो थ्रू करना होता है, और गो थ्रू आप पीडीएफ को करते हैं तो उसके बाद आपके जो भी डाउट्स आते हैं आपके पास पढ़ते समय, तो उस डाउट्स को आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं, जिस दौरान मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। और अगर बाई चांस एक्सप्लेनेशन के दौरान भी अगर आपको वो वाला जो डाउट आपको रेज हुआ है वो अगर आपका क्लियर नहीं होता तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके फायदे क्या है लाइव क्लास के, इस तरीके से पढ़ लेंगे तो सिविल सर्विसेज के लिए तो आपकी इसमें मेमोराइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होगी, एक टॉपिक पर अच्छी कमांड आपकी डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ देखिए, 2 बार आप ऑलरेडी टॉपिक को कवर कर चुके होंगे, तो लॉन्ग टर्म तक इस टॉपिक को याद रखने की आपकी जो शक्ति है वो लॉन्ग टर्म तक रहने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और बाकी चलो सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, तो ये क्या है, तो इसको हम लोग जो है वो जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कोर सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में। तो हालांकि इस कन्वेंशन के बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके। बताइए जरा मुझे आप लोग कि इस्तांबुल कन्वेंशन जो है उसको किस कंट्री ने अभी छोड़ दिया है। कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, किस कंट्री ने छोड़ा है इसको। टर्की। टर्की ने जो है उसको छोड़ा इस्तांबुल कन्वेंशन को। और टर्की एक ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले जो है वो अप्रूवल दिया था इस कन्वेंशन को, है ना, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के कन्वेंशन को। फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर लेटरल एंट्री, जो कि मुझे पता है कि आप में से कोई भी पसंद नहीं करता है इसको। कोई है क्या जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लेटरल एंट्री को पसंद करता है तो उसकी वजह बताओ। आई डोंट थिंक आप में से कोई होगा जो इसको पसंद करता होगा, स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स की अगर हम लोग बात करें। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। और साथ ही साथ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये क्या है, इसको हम लोग बहुत आसान सिंपल तरीके से समझेंगे। पूरी अच्छी तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है क्या। यूवीसी टेक्नोलॉजी के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बार देखेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, तो फिर से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फ्लाई ऐश अगेन अ रिपीटेड टॉपिक, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 के पहले टॉपिक से, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। ये एक ऑटोनोमस मल्टी पार्टी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को जो हमने बनाया है, स्पेशली एक एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है टोक्यो में, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जापान के अंदर, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, राइट। और इंडिया जो है वो उसकी फाउंडिंग मेंबर है। तो ये बेसिकली काउंसिल का काम क्या होता है, सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर काउंसिल काम करती है, राइट। तो ये चीजें बस सिंपल सी, ये फैक्ट है दो, बस आपको ध्यान में रखना है, उससे ज्यादा और कुछ इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए बस छोटी सी चीजें ही है जो आपको ध्यान में रखनी है। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, बताइए जरा मुझे कोर सेक्टर्स टोटल कितने होते हैं। कोर सेक्टर, कोर सेक्टर टोटल कितने हैं, तो 8 कोर सेक्टर है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। तो ये 8 कोर सेक्टर्स में क्या क्या है, तो आपको ये याद रखना है गाइस। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील एंड सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, तो ये 8 हम लोग को कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। अच्छा, ये 8 कोर सेक्टर, इनको कोर सेक्टर क्यों बोला जाता है, यानी कि इन 8 इंडस्ट्रीज को क्यों कोर सेक्टर बोला जाता है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, वाई वी से द कोर सेक्टर, मतलब हम क्यों कोर सेक्टर जो है उसके लिए यूज करते हैं, बताइए, कौन बताएगा। एग्जैक्टली exactly, तो आपको बिल्कुल ये चीज पता होनी चाहिए कि ये इंडस्ट्री एग्जैक्टली फिगर, ये इंडस्ट्रीज हैं, लगभग 40% इनका वेटेज हम लोग को देखने को मिलता है ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर। यानी कि सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्रीज, 8 इंडस्ट्रीज, बिल्कुल जो आपने सही लिखा, कंट्रीब्यूट करती है हमारी जीडीपी पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, राइट। और 8 कोर इंडस्ट्रीज को अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिलता है। बिल्कुल आपने, राजीव जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान भी रखना है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट का है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का, फिर स्टील का, फिर कोल का, फिर क्रूड ऑयल का, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट एंड देन फर्टिलाइजर्स। अच्छा, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, कोई बता बता सकता है मुझे कि कौन से प्रोडक्ट्स को रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है।
तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। तो ये पूरा ऑर्डर, ये जो ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पहले प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, दोबारा से पूछा जा सकता है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, कोई बता सकता है मुझे कि व्हाट आर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स? जल्दी बताओ। एग्जैक्टली ये देखो, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये कोई कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि रॉ मटेरियल से जो है वो उसे रिफाइन करके बनाया जाता है। जैसे ऑयल को रिफाइन किया जाता है ना, जो क्रूड ऑयल जो हमें देखने को मिलता है उसको रिफाइन किया जाता है, फिर हम लोग पेट्रोलियम, डीजल, एलपीजी, इवन एलपीजी, तो ये सब चीजें जब हम लोग बनाते हैं तो वो उसको रिफाइनरी प्रोडक्ट जो है वो कहते हैं, राइट। चलो, अब आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छे से इस चीज को आपको समझना है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि इस्तांबुल कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और बताया जा रहा है कि हर साल हम लोग को देखने को मिलता है कि जो मेन है टर्की के अंदर, पुरुष जो है टर्की के अंदर, वो हंड्रेड्स की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं। तो टर्की में वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा है। और अभी सोशल मीडिया में इसी चीज के प्रोटेस्ट में एक हैशटैग जो है वो चल रहा था, और इसी महीने हमें देखने को मिला कि खुल्लम खुल्ला हत्या जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं वुमेन के अगेंस्ट। और वुमेन राइट एक्टिविस्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, महिला अधिकार कार्यकर्ता जो है, उनमें भारी आक्रोश जो है वो इस चीज को देखते हुए फैल रहा है या पैदा हो गया है, राइट, भारी आक्रोश। और गवर्नमेंट का जो फेलियर है कि गवर्नमेंट जेंडर बेस्ड वायलेंस को प्रिवेंट नहीं कर पा रही है टर्की के अंदर, तो इसको लेकर काफी सारे लोग जो है वो गुस्सा है टर्की की सरकार के अगेंस्ट, राइट। एक्टिविस्ट का कहना है इस्तांबुल कन्वेंशन को जो इन्होंने विड्रॉ किया है, इस्तांबुल कन्वेंशन जो कि एक लैंडमार्क एग्रीमेंट हम लोग को काउंसिल ऑफ यूरोप का देखने को मिलता है, जिस कन्वेंशन के अंदर, जिस एग्रीमेंट के अंदर क्लियरली मेंशन है कि एक कंट्री को, उस कंट्री के अंदर इस प्रकार के कानून जो है वो बनाने हैं जो कि वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। तो आपको क्लियरली एक बात तो यहां पर सिंपल सी पता होनी चाहिए कि इस्तांबुल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या इस्तांबुल कन्वेंशन बाइंडिंग है या नहीं है, बताइए। एक कंट्री ने अगर इस्तांबुल कन्वेंशन को साइन किया तो क्या उस कंट्री के लिए मैंडेटरी होगा कि इस एग्रीमेंट के दौरान जितने भी प्रोविजंस हैं वो अपने प्रोविजंस को जो है वो लागू करे? यस, इस्तान, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है, इस्तांबुल कन्वेंशन इज बाइंडिंग। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और टर्की ने, जैसे 2021 में ही हमने पढ़ा है इस न्यूज को कि टर्की ने जो है वो इस विड्रॉ कर लिया है, हट गई है इस कन्वेंशन से। और टर्की को अगर देखा जाए तो एक ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले इसको सपोर्ट किया था, इसका समर्थन जो है वो दिया था इस पर्टिकुलर कन्वेंशन का। और आपको बताएं, नवंबर 24 2021, सॉरी, नवंबर 24 2011 जो हमें देखने को मिली है, ये टर्की जो है वो इस दिन पर पहली कंट्री बन गई थी जिसने इस्तांबुल कन्वेंशन को रेक्टिफाई किया था, राइट। और मार्च 8 2012, अच्छा 8 मार्च जो है वो कोई डे है क्या, कोई पर्टिकुलर डे? 8 मार्च जो है वो कोई पर्टिकुलर डे है क्या, जल्दी बताइए। यस, इंटरनेशनल वुमेन डे। तो इंटरनेशनल वुमेन डे हम लोग को देखने को मिलती है 8 मार्च, राइट, इंटरनेशनल वुमेन डे है। तो इस दिन जो है वो इनकॉर्पोरेट किया था, यानी कि इस दिन इसको टर्की ने जो है वो अपने डोमेस्टिक लॉ के अंदर जो है वो इसको शामिल किया था, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और अच्छा, इसके विड्रॉल ने किस प्रकार के क्रिटिसिज्म को जो है वो सामने लेकर आई, बताइए आप लोग मुझे। मतलब कि अगर टर्की ने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से हट गई है तो क्या क्रिटिसिज्म होगा, क्या आलोचनाएं होंगी, बता सकता है कोई मुझे, जल्दी बताओ। वुमेन सेफ्टी, मेरे ख्याल से ऑटो करेक्शन हो गया, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल। नहीं नहीं, देखो, क्या जरूरी है कि एक कंट्री इस प्रकार के एग्रीमेंट्स को जो अगर हटा दे तो उस कंट्री के अंदर वॉयलेंस होना पक्का है? या इस प्रकार के जो जो हमें ये देखने को मिलता है, कन्वेंशन देखने को मिलता है, तो पक्का है क्या? नहीं, एग्जैक्टली पक्का नहीं है, राइट। ये कई केसेस में हम लोग को देखने को मिलता है कि देखो क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि किसी सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड, अगर एक कंट्री उसको फॉलो नहीं करती है, उसको साइन नहीं करती, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कंट्री जो है उसका वो कर रही है, विरोध कर रही है, और उसके अंदर वो सपोर्ट कर रही है किसी प्रकार के वॉयलेंस को, सपोर्ट नहीं कर रही है। इसको आपको दोनों चीजें जो है वो देखना है। वो अपने भी रूल जो है वो बना सकती है, राइट, क्वाइट पॉसिबल कि उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कि 10 पॉइंट्स है,
10 में से हो सकता है कि उसमें कोई एक आदमी पॉइंट ऐसा हो जो कि उस कंट्री के डोमेस्टिक लॉ, या डोमेस्टिक लॉ भी नहीं कहोगे आप, जैसे कि उस कंट्री के अंदर जैसे लोग हैं, राइट, उनके कल्चर्स और उनके ट्रेडिशंस के विरुद्ध हो। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा बोलना क्या गलत है? ऐसा भी हो सकता है। हम्म, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये चीज है। तो देखो, टर्की जो है गाइस, तो इसको क्रिटिसिज्म मिला है काफी सारे। जो प्रोटेस्टर्स जो हम लोग को देखने को मिले थे टर्की के अंदर, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इस प्रकार से कंट्री ने जो विड्रॉ किया है इस कन्वेंशन को, तो वो बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं है। और स्पेशली उस समय पर, जिस समय पर कंट्री में वुमेन के अगेंस्ट काफी ज्यादा वायलेंस, फेमिसाइड, तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही थी। और इवन ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट की अगर बात करें, तो देखो, मैंने इन जनरल ये वाली चीज जो है वो आपसे बताई है कि ये जरूरी नहीं है, बट अगर टर्की के केस की अगर हम लोग बात करें, तो टर्की के अंदर इतना इशू इस पर्टिकुलर जैसे कन्वेंशन को विड्रॉ करने के लिए इसलिए आया है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर वुमेन से रिलेटेड समस्या है, यानी कि ऑलरेडी उसके जो डोमेस्टिक लॉ हैं वो इतने अच्छे नहीं है कि वो वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रख सके। इवन हमें इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के थ्रू पता लगता है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जो है, उसमें टर्की की जो रैंक आई है 156 में से 133rd आई है। अच्छा, इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में? तो इसको आपको आज देखना है, आपके लिए ये टास्क है। इसके बारे में हालांकि हम लोग पहले जो है वो कवर कर चुके हैं, है ना? तो इसकी इसके बारे में जो है वो आप लोग बताएं। 112 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक जो है वो कितनी है? 112। और अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वुमेन डेटा, 38% जो महिला जो टर्की के अंदर हमें देखने को मिलती है, वो अपने पार्टनर से अपनी पूरी लाइफ टाइम के दौरान किसी ना किसी प्रकार के वॉयलेंस को जो है वो फेस करती हैं। राइट, तो ये एक यूनाइटेड नेशन का वुमेन डेटा भी सामने आया। और टर्किश गवर्नमेंट जो है गाइस, वो किसी प्रकार का ऑफिशियल रिकॉर्ड फेमिसाइड्स को लेकर जो है वो मेंटेन नहीं करती है। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। राइट। और रीजन जो है टर्की के विड्रॉल का, तो उसका कहना यही है कि उसके अंदर वही जो मैंने भी आपको कुछ चीजें बताई हैं कि वहां पर जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर जो है टर्की के अंदर का, तो इसको, इसके विरुद्ध ये कुछ इसके प्रोविजंस हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन के प्रोविजंस हैं, जिसमें प्रमोट किया जा रहा है डिवोर्स को, इंकरेज किया जा रहा है एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी जो है उनको एक्सेप्टेंस, यानी कि सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट किया जाए। तो ये वहां की जो टर्की की जो सोसाइटी है उसके विरुद्ध प्रोविजंस है, तो इसलिए इसने हटा दिया। और ये भी कहा कि हमारे पास इतने मतलब इनफ कानून है कि जिससे कि महिलाओं के अधिकार को हम प्रोटेक्ट कर सके। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो ऑब्वियस की बात है कि इस प्रकार का प्रोटेस्ट टर्की में बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। राइट, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अर्पिता जी ने लिखा है कि 2021 में ग्लोबल जेंडर गैप की जो रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें इंडिया की रैंक जो है वो 140 है। एक बार इसको कंफर्म करके मैं आपको बता देता हूँ, रुको, अभी के अभी पता लग जाएगा। कभी भी देखा करो तो ऑफिशियल डेटा से ही रिपोर्ट जो है वो आपको देखनी है। इंडेक्स इंडिया रैंक 2021, तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, देखो गूगल चाचा तो बता रहे हैं अपने 156 में से 140 आ रही है, बट एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, ये 2020 में 112th थी रैंक 153 कंट्री में से। एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में एग्जैक्टली 7 अप्रैल 2021 को ही ये वाली न्यूज जो है वो आई थी। हमने भी इसके बारे में जो है वो मेरे ख्याल से अप्रैल के सेकेंड वीक में डिस्कस किया था। 156 में से 140th रैंक है। ठीक है, तो ये गाइज आप लोग बात जो है वो ध्यान रखें। 112 जो आपने लिखा है वो 2020 की रैंकिंग है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की। और 2021 की जो रैंक है वो क्या है, तो आपको ध्यान में रखनी है 140। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, 140 रैंक हम लोग को देखने को मिल रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। राइट, इंडिया की। तो हम टर्की से भी पीछे हैं। देखिए ये वाली चीज जो अभी योगिता जी ने जो है वो कही है, अगर हम वापस इस पर्टिकुलर पेज पर जो है वो जाएं, तो टर्की के अंदर हम लोग को 133 आउट ऑफ 140 देखने को मिली है रैंक। और हमारी कितनी है? 140 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज में? देखिए अभी कंपैरिजन सामने आया कि महिलाओं के अगेंस्ट, देखो दो चीजें होती हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट सिर्फ वायलेंस को ही रिफ्लेक्ट करती है क्या?
अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो आप मुझे बताएंगे कि क्या सिर्फ वायलेंस को ये रिफ्लेक्ट करती है? नहीं, ओवरऑल चीजों को रिफ्लेक्ट करती है ये। बट टर्की का जो मेन मुद्दा जो है वो वायलेंस से रिलेटेड मेनली सबसे ज्यादा है, मर्डर से रिलेटेड, राइट। और हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, यस बिल्कुल, जैसे कि अमन जी ने लिखा अपॉर्चुनिटी। और बताइए और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है? एग्जैक्टली, सिर्फ एग्रीमेंट साइन करने से जो है वो काम नहीं चलेगा। अच्छा, और इवन मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा है कि नहीं, इस कन्वेंशन का हिस्सा है कि नहीं, इस्तांबुल कन्वेंशन का, ये बताइए आप मुझे। इंडिया जो है वो इस्तांबुल कन्वेंशन का हिस्सा है कि नहीं, बताइए आप मुझे। रुको, मैं बताता हूं आपको, एक मिनट रुको। इंडिया नहीं है, मैं आपको इस्तांबुल कन्वेंशन की एक मिनट वो बता रहा हूँ, लिस्ट जो है वो बता रहा हूँ कि कौन सी कंट्री जो है वो इसका इसकी मेंबर है। एक मिनट रुको, मैं अभी आपको लिस्ट भी जो है वो सामने रख देता हूँ, जिससे कि और अच्छे से आपको एक एक जनरल सा आइडिया जो है वो अभी के अभी जो है वो आपको मिल जाए। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। यस, अपन विकीपीडिया पे चलेंगे। पेज आपको दिखाई दे रहा है विकीपीडिया का आपकी स्क्रीन पर? ये देखिए, यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज आपको अभी दिखाई देंगी उसमें इसमें मेनली आपको किन किन कंट्रीज पे ध्यान देना है, एक मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ। पेज इज ओपनिंग। या देखो, ये सब जो आपको कंट्रीज जो है वो दिखाई दे रही हैं, तो आप एक बस नजर जो है वो फेरो पूरी कंट्रीज के ऊपर, एक जनरली जैसे आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, बस एक नजर जो है वो डालिए। फ्रांस, जैसे कि फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है वो उसका हिस्सा हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। फ्रांस यूरोपियन यूनियन, राइट। और अगर हम आगे की बात करें तो इटली हो गया, आयरलैंड हो गया, राइट। ये देखिए आप, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, राइट। ये सब, ये टर्की, टर्की है। और इसने जो है वो अभी इसको छोड़ दिया है, राइट, एग्जिट जो है वो कर दिया है। तो इसलिए देखिए टर्की जो है वो अलग कलर में हम लोग को ये दिखाई दे रही है। 1 जुलाई 2021 को जो है वो उसने इसको डिनाउंस कर दिया, छोड़ दिया है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और साइन जो है वो इन सभी ने किया है, साइन तो सभी ने किया है, कोई एक ऐसी नहीं है कि जिसने साइन नहीं किया। और देखिए इंडिया जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इंडिया जो है वो हम लोग को यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है आई की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये चीज कभी भी अगर आपको पता करना है कि कौन सी कंट्री जो है वो किसी पर्टिकुलर कन्वेंशन का, एग्रीमेंट का पार्ट है या नहीं है, तो सिंपलेस्ट तरीका है, आपको विकीपीडिया पे जाइए, इस प्रकार की डिटेल्स आपको मिल जाती है। बट एक बार विकीपीडिया के बाद एक बार ट्राई करना ऑफिशियल साइट से भी उस चीज को देखने की, तो और ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैं तो आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि ऑफिशियल जो गवर्नमेंट साइट्स हैं, इंटरनेशनल साइट्स हैं, तो उन्हीं को जो है वो देखा करो। बट एनीवेज कोई, चलो यहाँ तक चीजें जो है आपको क्लियर हो गई है। हमने ये भी एनालिसिस कर लिया कि इंडिया की रैंक जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप की जो रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली उसमें इतनी कम क्यों आई है और उसकी वजह क्या है, तो हमने वॉयलेंस के परस्पेक्टिव से इसको कंपेयर करके देख लिया, ठीक है। चलो, तो चिंता वाली बात यही है कि कोविड-19 के समय पर, पैंडेमिक के समय पर पूरे दुनिया भर में वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और उस दौरान टर्की का जो ये स्टेप था ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, राइट। एंड लोगों को ये भी चिंता थी कि अब इवन बेसिक राइट्स जो है जो टर्किश वुमेन को अभी तक इंटरनेशनली कहीं ना कहीं से मिल जाते थे, बट उसको भी अब खतरा बताया जा रहा है। तो ये इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है, तो इसके बारे में हमने एक आइडिया ले ही लिया, बट फिर भी एक बार थियोरेटिकली इसको जो है वो देख लेते हैं। तो काउंसिल ऑफ कन्वेंशन भी इसे कहा जाता है, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैक्टिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस, हिंसा जो हम लोग को देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस जो हम लोग को देखने को मिलता है, घरेलू हिंसा जो होती है, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये पर्टिकुलर कन्वेंशन है। और ये ट्रीटी जो है इस दुनिया की पहली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होता है, वायलेंस होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है। और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है जो कि महिलाओं के अगेंस्ट और बच्चियों के अगेंस्ट, गर्ल के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, वायलेंस होते हैं, उनको टैकल करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एंड सो कॉल्ड ऑनर बेस्ड वायलेंस और फोर्स मैरिज। तो ये पूरी चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। और रेक्टिफिकेशन के बाद, यानी कि जो भी कंट्री इसको साइन करती है और उसके बाद फिर लागू करती है, रेक्टिफाई करती है, राइट, तो एक कंट्री को, मतलब उसके लिए एक कंट्री के बाइंडिंग होता है, उस कंट्री को अपने डोमेस्टिक लॉज में, अपने खुद के जो कानून है, तो उसमें इस ट्रीटी के प्रोविजंस को जो है वो शामिल करके उसे लागू करवाना होता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और वही चीज मैंने आपको बताया कि जब भी गवर्नमेंट रेक्टिफाई करती है इस कन्वेंशन को, तो उस वो लीगली बाउंड होती है कि उसे फॉलो करने के लिए।
और इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया काउंसिल ऑफ यूरोप कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा 7 अप्रैल 2011 को। और कन्वेंशन जो है गाइस ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताता है गवर्नमेंट्स के लिए कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम है, वॉयलेंस जो है उसको टैकल करे। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, आगे बढ़ सकते हैं हम। चलो वेरी गुड, चलो वी आर मूविंग फर्दर। लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री की यहां पर बात हो रही है। तो कौन कौन खुश है लेटरल एंट्री को लेकर ब्यूरोक्रेसी में, बताइए। आई डोंट थिंक कि आप लोग इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो, मन लगाकर आप बिल्कुल भी खुश नहीं होगे कि कोई विदाउट एनी मेरिट, विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी लाइक सिविल सर्विसेज, विदाउट क्रैकिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इसके अंदर आ जाए, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। राइट, अच्छा बट मुझे ये बताओ कि जो आप मेंस में लिखोगे तो क्या लिखोगे इसके बारे में, लेटरल एंट्री के बारे में? मेंस में लिखोगे तो क्या लिखोगे? हाँ बिल्कुल, आपने सही लिखा कि आपको मेंस के अंदर दोनों चीज लिखनी है। लेटरल एंट्री के जो मतलब जो उसके फायदे भी आपको जो है वो लिखने हैं और उसके नुकसान भी जो है वो आप लोग को लिखने हैं। फायदे के बारे में तो आपको पता है कि एक जनरल सा आइडिया है कि लेटरल एंट्री तो पहली बात तो सभी लोग समझते हैं, कोई ऐसा है कि जिसको लेटरल एंट्री के बारे में नहीं पता भी, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा बट फिर भी आपने एक रीडिंग जो है वो करी होगी तो आपको एक आइडिया लग गया होगा लेटरल एंट्री के बारे में कि एग्जैक्टली लेटरल एंट्री जो है वो है क्या, है ना? तो इसके बारे में आपको आइडिया ऑलरेडी लग ही गया होगा। तो इसमें क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक, जैसे आप जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, एक टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट बनने की तैयारी कर रहे हो, तो लेटरल एंट्री के जरिए एक इंडिविजुअल बैकडोर से जो है वो एंट्री ले सकता है ब्यूरोक्रेसी पर। बैकडोर से एंट्री हो सकती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, मतलब कि उसको कोई एक सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्रैक करने की जरूरत नहीं। वो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ वगैरह होते हैं, एक पर्टिकुलर एक फील्ड में जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, राइट, तो उनको जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर शामिल कर लिया जाता है इस लेटरल एंट्री के माध्यम से। राइट, इसके फायदे जो है ये होंगे कि उनके पास इतने सालों का जो एक्सपीरियंस होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी का कोई सीईओ है, राइट, लेट्स से कि अब हमें अपनी रेलवेज डिपार्टमेंट की जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करवाना है। तो हमने क्या किया, एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी जो है ट्रांसपोर्टेशन में कोई बड़ी कंपनी होगी तो उसके हमने मतलब देखा कि यार 10-15 साल का इसको इसके पास जो है एक्सपीरियंस है, तो उसको उठाकर जो है वो यहाँ पर रख दिया। राइट, हमारी सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो उसे शामिल कर दिया, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह की उसको रैंक जो है वो दे दी। तो उस वो अब क्या करेगा, वो अभी तक एक प्राइवेट कंपनी के की ग्रोथ के लिए जो है वो अपनी मेहनत कर रहा था, वो गवर्नमेंट की जो कंपनीज है उनकी ग्रोथ के लिए मेहनत करेगा। गेटिंग इट, मतलब कि उसके एक्सपीरियंस, जो उसका जो एक्सपर्टीजम है वो यहां पर मिलेगा। गॉट द पॉइंट? और और इसके क्या प्रोज हम लोग को देखने को मिल सकते हैं? एक तो ये प्रो हो गया इसका, एक ये फायदा इसका हम लोग को देखने को मिला कि एक्सपर्टिज्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। दूसरा, दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भी लिख सकते हो आप, दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सिविल सर्विसेज के थ्रू आए हैं, तो वो भी क्या करेंगे, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए काम करेंगे और बेटर बनने के लिए काम करेंगे कि जिससे कि उनको कोई रिप्लेस ना कर सके। राइट, वो हमेशा जो है वहां पर उस पोजीशन पर आ सके। राइट, तो इसके प्रोज ये इस प्रकार के जो है आप लिख सकते हैं। कॉन्स की तो लाइन भरी पड़ी हुई है आप लोग के लिए कि यार इससे तो ऑब्वियस ही बात है कि एक इशू होगा, जैसे कि एक जॉइंट सेक्रेटरी आया है एग्जाम को पास करके प्रमोट होकर, राइट, इतने सालों तक मेहनत की उसने, एग्जाम क्रैक किया, फिर उसके बाद फिर उसको पोस्टिंग वगैरह मिली, इतने सालों तक सिविल सर्विसेज के अंदर उसने एक्सपीरियंस जो है वो गैदर किया और तब जाकर उसको एक हाई पोस्ट जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक उसको मिली। और साइड साइड लेटरल एंट्री के थ्रू अगर कोई आ जाए वहां पर उस पोजीशन पे, तो दोनों के बीच में इश्यूज होना शुरू होगा, टसल होना शुरू होगा। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो इसमें आप सजेशन के तौर पर लिखेंगे, देखो हमें पता है कि हमें एकदम से किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में या स्कीम के बारे में एकदम से बुरा नहीं बोलना है, हमें उसको सजेशन में लिखना है। आप सजेशन में जो है उसके बारे में लिखेंगे कि लेटरल एंट्री जो है वो मतलब सजेस्ट ये कर सकते हो आपकी ब्यूरोक्रेट्स जो है उन्हीं को ट्रेन करो आप, रेदर देन कि बाहर से अगर आप किसी को लेकर आ रहे हो, रिक्रूट करके लेकर आ रहे हो, तो एक किसी ब्यूरोक्रेट को, जैसे कि हम कार्डर अलॉट करते हैं ना, अलग अलग स्टेट्स का कार्डर अलॉट करते हैं, वैसे एक फील्ड जो है वो, एक सेक्टर जो है अलॉट कर दो एक पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट को। राइट, और फिर उसको जो है वो ट्रेनिंग दो, और उस और इतने समय तक वो अगर वहां पर काम करेंगे तो उनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और जब एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो उन्हीं को फिर टॉप लेवल पर रखो ना उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। क्यों आप दूसरे को जो है वो लेकर आ रहे हो? तो इससे तो बहुत इश्यूज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें सबसे खराब बात यह है कि जो पॉलिटिशियंस जो है वेरियस, तो वो अपने फेवरेट पर्सन को यहाँ पर बिठा देंगे गद्दी पर, है ना? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल सकती है। चलिए,
नहीं नहीं, अमन जी ने लिखा है कांट डिस्क्रिमिनेट, तो क्या इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं क्या? कोई मुझे, अच्छा ये बहुत बढ़िया चीज पूछी आपने अमन जी। अब आप मुझे बताओ अब क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन ही बताओ। पॉलिटी मैंने आपको पढ़ाई है, पॉलिटी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, ये पूरी चीज हमने डिस्कस करी है कि पब्लिक सेक्टर से एसोसिएटेड है। याद आ रहा है आपको कि ये पब्लिक सेक्टर से एसोसिएट हम लोग को देखने को मिलता है कि पब्लिक सेक्टर में जो भी इंडिविजुअल आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। बट यहाँ पर आप प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल को पब्लिक सेक्टर में जो है वो एक लेटरल एंट्री के माध्यम से जो है वो चुनाव कर रहे हो उनका, राइट। तो ये एक प्रकार का, जैसे आप बोल रहे हो ना कि डिस्क्रिमिनेशन, तो मतलब एक मिनट रुकिए, आपका एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं। कांट डिस्क्रिमिनेट, वॉयलेशन ऑफ राइट, तो नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन तो कहलाएगा ही नहीं किसी भी तरीके से, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में सभी लोग जो है वो इक्वल है पब्लिक सेक्टर के लिए। यहां पर डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई नहीं है, यहां पर लड़ाई जो है वो मेरिट की है। यहां पर लड़ाई जो है वो प्रोसेस की है, कि एक प्रोसेस जो होती है, जिस प्रोसेस में जैसे आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सिविल सर्विसेज को क्रैक करने में, और सामने वाले व्यक्ति को अगर डायरेक्टली जो है वो एंट्री मिल जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा कि यार आपने इतनी मेहनत करी, और ना ही सिर्फ मेहनत करी सिर्फ एग्जाम को क्रैक करने में, बल्कि ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंचने के लिए भी आपने कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे आपको, आप ही जानोगे इन सर्विस, राइट। फिर उसी जगह पर उस लेवल पर उस रैंक पर आने के बाद आपके अगर आप कह सकते हो कि बिल्कुल आप ही के प्लेटफॉर्म पर अगर किसी और को रख दिया जाए बिना ये प्रोसेस से गुजरे। अब हम ऐसा नहीं कहते कि सीईओ बनने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती, लगती है, बट सबका एक अपना अलग वो होता है ना, प्रोसेस सबकी अलग होती है यार। उनकी अलग प्रोसेस है, गवर्नमेंट सेक्टर की अलग प्रोसेस है, उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट, वो भी मेहनत करके आएंगे। हम अगर पॉजिटिव वे में अगर देखें कि सरकार किसी जेन्युइन इंसान को जो है वो लेकर आ रही है, अगर पॉजिटिव वे में देखें, बट फिर भी ये चीज गलत है ना, इस प्रकार से टकराव होगा। एक एक्चुअल सिविल सर्वेंट जो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जो है, यानी कि इस पूरी प्रोसेस के थ्रू जो है वो आया, एग्जामिनेशन मेरिट के थ्रू आया, और एक डायरेक्ट आया, तो उनके बीच में एक टसल जो है वो क्रिएट होगा। जब टसल क्रिएट होता है एक कंपनी के अंदर ही, देखो ना आप, एक कंपनी के अंदर ही अगर पॉलिटिक्स चलने लगती है, कंपनी पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस कंपनी की ग्रोथ नहीं होती। सब लोग एक दूसरे की पैर खींचने पर तुले रहते हैं कि किसी को प्रमोशन ना मिले, सबका काम बिगड़े, डिले करते हैं फिर काम को, तो ये और इश्यूज में बढ़ जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस नहीं, आपने उल्टा बोल दिया। ठीक है चलो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यार, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखो। चलो अपन इसको जो है वो थ्योरेटिकली जो है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ये है लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी, रीजन, प्रोसेस एंड कंट्रोवर्सी। तो हम लोग इसके बारे में जो है वो समझेंगे। तो रीसेंट रिकमेंडेशन हम लोग को 31 कैंडिडेट्स का देखने को मिला है, आया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तरफ से, राइट। 31 कैंडिडेट्स ने रिकमेंड किया है कि जो हमें देखने को मिलता है कि सीनियर और मिड लेवल पोजीशन पर वेरियस मिनिस्ट्रीज में जो इंडक्ट किया जा रहा है बाहर से, जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको इंक्लूड किया जा रहा है, उनको शामिल किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। सीनियर और मिडिल लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में उनको एंट्री जो है वो दी जा रही है। तो इस पर कुछ रिकमेंडेशन सामने आए हैं। इसके अलावा आपको और बता दें कि इससे पहले भी 9 लेटरल एंट्रेंस हम लोग को प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो है वो देखने को मिले थे, जिन्हें 2019 में शामिल कर लिया गया था। अभी 31 जो है वो सामने आए हैं, मतलब लिस्ट जो है वो रिकमेंडेशन की जो है वो सामने आई है। कितनों को एंट्री मिलती है वो आने वाले समय में पता लगेगा। तो पूरा इश्यूज जो है जो कि हाईलाइट किया है एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है स्पेशली रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर के ऊपर। उनका कहना है कि ये मेरिटोक्रेसी, ध्यान सुनिएगा, मेरिटोक्रेसी डिमांड्स दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग प्रोफेशनल शुड स्टैंड द टेस्ट ऑफ मेरिट थ्रू अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर। मेरिटोक्रेसी, उत्कृष्टता तंत्र, जो मेरिट के आधार पर जो सिलेक्शन होता है, जो कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसमें पेशेवरों के चयन, यानी कि जो भी कैंडिडेट है उसको अगर आप चूज करते हो, उनका चयन जो करते हो, तो उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है, राइट, जो प्रोसेस है उसके सिलेक्शन की, वो एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से योग्यता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए, यानी कि मेरिट के आधार पर ही होनी चाहिए। आप सामने वाले एक व्यक्ति को एक टेस्ट लेकर उसकी मेरिट को जो है वो देखकर उसे रिक्रूट करें, ना कि डायरेक्टली उसको जो है वो रिक्रूट कर लिया जाए। तो ये चीज यहां पर एक्सपर्ट का कहना है।
और एक प्रकार से वार्निंग दी है कि अगर इस प्रकार से मेरिट के आधार पर नहीं करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि जो पर्पस है जिसके लिए आप लेटरल एंट्री आपने शुरू करी वो पूरा पर्पस जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। आपने लेटरल एंट्री इसलिए शुरू करी है क्योंकि आप जो है वो एक बेस्ट ब्रेन को गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर शामिल करें, रेदर देन बेस्ट ब्रेन को गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर शामिल करने की जगह आपके पास ऑलरेडी बेस्ट ब्रेन है। आईएएस ऑफिसर्स, दे गाइस प्रिपेयर्ड वेरी हार्ड, राइट? जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आने वाले समय में आईएएस ऑफिसर बनेंगे इतनी हार्ड प्रिपरेशन के बाद, तो आप उन्हीं को जो है अगर आप चाहते हैं कि उनको अगर किसी आपको किसी सेक्टर में जो है वो उनको बेस्ट बनाना है तो उनको एक पर्टिकुलर सेक्टर में रखो, जो उनका स्पेशलाइजेशन है उस सेक्टर में रखो और उसमें उनको उनको पूरा, जैसे आप कैडर अलॉट करते हो वैसे उनको एक सेक्टर अलॉट कर दो, तो कुछ सालों के बाद 5-6 साल के बाद तो बेस्ट हो जाएंगे अपने फील्ड में, राइट? जैसे कि एक सीईओ है, एक कंपनी का सीईओ है, वो भी तो एकदम से नहीं बना ना, उसने भी जो पूरी तरह से पूरी प्रोसेस को समझा, राइट? एक एंटरप्रेन्योर की अगर हम लोग बात करें तो उसने पहले स्टार्टअप किया होगा, फिर धीरे धीरे करके मार्केट को समझा होगा, फिर ग्रोथ करी होगी, तो वो एक ही फील्ड में था इसलिए वो एक्सपर्ट बना है। तो रेदर देन बाहर के एक्सपर्ट को लाने की जगह भाई हमारे एक्सपर्ट, हमारे स्टार्टिंग से ही ऐसी प्रोसीजर रखो ना कि आप एक आईएएस ऑफिसर को, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक कोई पीएसयू अलॉट कर दिया है, उसको रहने दो वहीं पे, क्या दिक्कत है? अब लोग सोचते हैं कि उसमें बड़ी दिक्कतें आएंगी, इश्यूज हो जाएगा, करप्शन वगैरह होगा, तो उसको चेक करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए दूसरी अथॉरिटी रखो। कंपनी भी तो रखती है ना कि कंपनी के अंदर, कंपनी को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है जैसे कहीं ना कहीं से, है ना? तो वैसे ही आप भी करो, अपने ही सिस्टम को बेस्ट बेस्ट बनाओ। क्यों भेज अपने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके क्यों एक टसल क्रिएट कर रहे हो? तो ये एक चीज। तो फेयर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। एक निष्पक्ष चयन और नियुक्ति नौकरशाही की नींव होती है, राइट? और इस प्रकार से जो इसका चयन है, इसकी प्रोसेस है, आप इसको सेलेक्ट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो अगर पॉलिटिक्स अगर करप्शन करके ऐसे लोगों को लेकर आएगी तो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर का तो दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्या कर रही है सरकार, है कि नहीं? और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, एक प्रकार से इसको बोलते हैं ना कि एक हम लोग को देखने को मिलता है कि स्टील वॉल जो है वो कहा जाता है, एक टर्म है उसके लिए, स्टील वॉल है या क्या है एग्जैक्टली मुझे अभी वो टर्म याद नहीं आ रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी को एक स्टील वॉल या एक स्टील के लिए जो है वो यूज में लिया जाता है। अभी मैं जब आप लोग जब पेपर 4 पढ़ेंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो उसमें ये टर्म है ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत तगड़ा, राइट? तो वो वाली चीज है स्टील फ्रेम एग्जैक्टली, स्टील फ्रेम जो है वो से कहा जाता है। बिल्कुल सही, एमएस जी ने इसका आंसर करेक्ट लिखा है, स्टील फ्रेम। इस प्रकार के शब्द जो है वो उसके लिए यूज में लिए जाते हैं, राइट? चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। देयरफॉर एनी डेविएशन फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर, यानी कि जो ऑलरेडी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, राइट? फिर उसके बाद फिर आप लवासना जब जाओगे, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर जहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी, तो ऐसा नहीं कि वहां पर आपके कोई टेस्ट नहीं होंगे, वहां पर भी टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट के आधार पर पता लगे कि आपको जो है वो पोस्टिंग कहां पर करनी है, किस तरीके, मतलब आपकी फिर वो डायरी बनती है, फाइल बनती है, तो उसके आधार पर जो है वो आपकी प्रोग्रेस होती है कि आपको कहां पर रखना है। आप इंटेलिजेंस के लिए अच्छे हो या फिर दूसरी चीज के लिए अच्छे हो, फिर वो वहां पर एक अलग लेवल का टेस्ट होता है ना? तो जब ये ऑलरेडी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है तो आप उस प्रोसीजर से हट क्यों रहे हो, राइट? आप उसी पे ही ठीक वो करो, उसी पर ही और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो। तो ये चीज तो मुझे तो पर्सनली बहुत बेकार लगती है। ये लेटरल एंट्री मुझे बिल्कुल भी 1% भी जो है वो पसंद नहीं है, राइट? पता नहीं क्यों सरकार जो है वो इस चीज को लेकर है। अब क्यों लेकर आई तो अपन को ऑलरेडी पता है यार, कि दे वांट देयर फेवरेट पर्सन टू बी विद देम। इफ गवर्नमेंट वांट्स टू, एक क्वेश्चन आया योगिता जी का, इफ गवर्नमेंट वांट्स टू एम्प्लॉय them because of their exceptional experience, still the government should conduct an examination. Yes, exactly, still योगिता जी ने भी ये सजेशन दिया, एग्जामिनेशन तो कंडक्ट करना चाहिए, राइट? कि एटलीस्ट वो पता तो लगे कि वो मेरिट में है नहीं है, राइट? या फिर वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, टू बी, या फिर अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट ना करो तो ब्यूरोक्रेट्स की ऐसी बॉडीज को, यानी कि ऐसे जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करके आए, उनका एक पैनल क्रिएट करो। आप जैसे रिटन टेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप उनका पैनल क्रिएट करो, इंटरव्यू पैनल, राइट? एक टाइप का कि जो है वो इंटरव्यू ले, और वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए जैसा होता है ना? तो टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट, to increase the legitimacy of the move, the recruitment procedure of induction of lateral candidates should be initiated in the parliament. तो ये चीज कही गई है कि अगर आपको लेटरल एंट्री को जो है वो अगर सही मतलब वाकई में जो है वो लेकर आना है, वाकई में इस चीज को स्टैब्लिश करना है, तो एक पार्लियामेंट में एक कानून के थ्रू जो है आप पूरा प्रोसीजर तैयार करें। एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव प्रोसेस होनी चाहिए, विधायी प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि कानून आप बनाए, और कानून बनने से ना ही सिर्फ क्लैरिटी होगी वेरियस एस्पेक्ट्स की लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट की, बट इवन लेजिटिमेट होगी पूरी प्रोसेस, राइट? पूरी प्रोसेस जो होगी लेजिटिमेट होगी, बिल्कुल पूरी प्रोसेस जो है, मतलब उस पर एक ट्रस्ट जो है वो
एक जनता का भी क्रिएट होगा और वो एक प्रॉपर, क्योंकि देखो क्या होता है, पार्लियामेंट जब कानून बनाती है तो उस कानून को जनता जो है वो फॉलो करती है, क्योंकि एक प्रकार का ट्रस्ट होता है, राइट। क्रेडिबिलिटी जो आपने मेंशन की, इसकी क्रेडिबिलिटी हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट, एक प्रकार से। तो ये चीज है। और फिर लेटरल एंट्री जो है वो गवर्नमेंट के अंदर एग्जैक्टली कैसे आई, तो रिकमेंड किया गया इसको नीति आयोग के द्वारा। 3 साल का एक्शन एजेंडा था नीति आयोग का, उसमें ये चीज जो है वो रिकमेंड की गई। इसमें कहा गया कि मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसमें जो है वो लोगों को इंक्लूड करो, प्राइवेट सेक्टर से एक्सपर्ट्स को लाकर इंक्लूड करो। और लेटरल एंट्री जो है वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का पार्ट होगी। और जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सिविल सर्विसेज से जो ब्यूरोक्रेट्स जो आते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर आते हैं और उनको जो पोस्ट मिलती है, एग्जैक्टली वही पोस्ट जो है वो लेटरल एंट्री के माध्यम से जो रिक्रूट किए जाएंगे पर्सनल, उनको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इसकी आवश्यकता क्या है, तो लेटरल एंट्री जो है गाइस, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्पेशलाइज नॉलेज और एक्सपर्टिज्म जो है वो लेकर आएगी, राइट, गवर्नमेंट की फील्ड में, बाहर से प्राइवेट सेक्टर से। और ट्विन ऑब्जेक्टिव इसके होंगे, एक तो फ्रेश टैलेंट जो है वो लेकर आएगी और साथ ही साथ मैन पावर की अवेलेबिलिटी जो है उसको जो है वो इंक्रीज करेगी है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ऐसा तो नहीं है हमारे पास बहुत है यार, आप जो है वो सिविल सर्विसेज के अंदर आप हर साल जो है वो सीट्स को कम करते जा रहे हो और इस प्रकार से लेटरल एंट्री के माध्यम से अगर इंक्लूड करोगे, बढ़ाते जाओगे, तो वो चीज फिर सही नहीं रहेगी, फिर लोगों का, जनता का ही ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और मेरे हिसाब से तो यार ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही बेकार मूव है ये, राइट, लेटरल एंट्री का। इट प्रोवाइड्स स्टेक होल्डर्स सच एज प्राइवेट सेक्टर एंड नॉन प्रॉफिट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस प्रोसेस। तो प्राइवेट सेक्टर और नॉन प्रॉफिट को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो गवर्नेंस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की। देखो अब कई बार अगर मैं देखूं ना, तो ये, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप लोग कि अभी हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि एक पॉलिटिशियन है, जैसे अब हम लोग कई बार अपन ने पॉलिटी में भी डिस्कस किया है कि पॉलिटिशियन जो है वो एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर बैठे रहते हैं, है ना, कि आईएएस ऑफिसर को ऑर्डर देते हैं। और अब आप काम कैसा कर रहे हो कि ऑलरेडी, अब देखो ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक के जो आएंगे वो ऑब्वियस ही बात है ऊपर होंगे, तो डीएम तक को जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं, है ना। तो अब आप खुद देखो कि अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक प्राइवेट पर्सन को इतना, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, राइट, जो कि पूरी एक तरह से पूरी कंट्री को चला रहे होते हैं, तो आप उनके ऊपर भी एक व्यक्ति को जो है वो रख रहे हो प्राइवेट सेक्टर से लाकर, तो ये तो गलत बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऑब्वियस बात है, ये बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं करेगा इस चीज को, इस तरीके की चीज को, और इससे इश्यूज तो होंगे, राइट। चलो एनीवेज, बट फिर भी आपको अपने मेंस के जब आंसर को लिखोगे तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके मेंस के आंसर में बिल्कुल भी एकदम से, मतलब अपना गुस्सा जो है वो इसको लेटरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें थोपना नहीं, आपको एक बैलेंस और अच्छा आंसर लिखना है, राइट। और अगर आपको इसकी कमियां बतानी तो सजेशन में बताओ। सजेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि एक आईएएस ऑफिसर को ही आप या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स को ही आप एक पर्टिकुलर फील्ड में रखो, मत चेंज करो ना उनको। वो अगर एक चीज में अच्छे हैं, जैसे 5 साल उनकी सर्विस में पता लग जाएगा कि उनकी डायरी जो है वो दिखाएगी कि किस चीज में वो अच्छे हैं, इंटेलिजेंस में अच्छे हैं या दूसरी चीज में अच्छे हैं, या पीएसयू को मैनेज करने में अच्छे हैं, राइट। दोनों ने अगर पीएसयू को अच्छा प्रोडक्शन उसका किया है, अपना पूरा जो दिमाग जो है वो लगाकर उसमें उसकी ग्रोथ कर दी है, तो आप उसको उसी फील्ड में रखो, क्यों उसको फिर आप हटा रहे हो, चेंज कर रहे हो, राइट। और उनको और ट्रेनिंग दो, बाहर फॉरेन कंट्रीज में भेजकर उनको ट्रेन करो आप, जैसे कि कंपनीज करती है ना, अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको फॉरेन कंट्री भेजती है, अपने दूसरी यूनिट्स पर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स पर भेजती है उनको ट्रेन करवाने के लिए। क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऐसा? कर सकती है ना। चलो, तो मेरे ख्याल से ये, अच्छा, एक दो पॉइंट्स और हैं, बस वो देख लेते हैं अपन। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, और इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड गवर्नमेंट सेक्टर कल्चर। तो इस प्रकार से भैया ये चेंज नहीं लेके आना हमें गवर्नमेंट सेक्टर कल्चर में, राइट। और व्हाई इज लेटरल एंट्री समटाइम्स नहीं, मैनी टाइम्स क्रिटिसाइज, राइट। इसकी आलोचना बहुत बार की जाती है, क्योंकि देखो, पहली बात तो रिजर्वेशन नहीं है ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, राइट, वी नो अबाउट इट, किससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज हमें देखने को मिल रहा है, ये बैकडोर पॉलिटिकल एंट्री करेगा, बैकडोर यानी कि बैकडोर से पॉलिटिकल पार्टी अपने उन्हीं लोग को जो है वो लेकर आएगी जो उनकी फेवरेट्स हैं, राइट। तो ये चीज, अब चलो हो गया ये वाला टॉपिक फिनिश। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछो, या सब कुछ क्लियर है तो अपन आगे बढ़े। चलो, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, तो इस टॉपिक को हम लोग काफी अच्छे से जो है वो समझेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो एप्लीकेशन आई है कैप्टन नरविंदर सिंह जी की तरफ से, राइट। उनकी खुद की एक नई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर, जिसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी।
और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है या फिर इसकी एप्लीकेशन जो है वो इनके पास आई है, इलेक्शन कमीशन के पास। न्यूज में क्या है, ये चीज हमारे लिए अभी काम का नहीं है। और आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन के पास एप्लीकेशन भेजती है किस चीज के लिए, एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो पहली बात तो जिस दिन उसकी पॉलिटिकल पार्टी बनी है उसके 30 दिन के अंदर ही अंदर उसे एप्लीकेशन भेजनी होगी, सबमिट करनी होगी ईसी के पास। तो पॉइंट टू बी नोटेड, आपको याद रखना है 30 डेज कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिस दिन बनती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे इलेक्शन कमीशन के पास एप्लीकेशन भेजनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। पॉइंट क्लियर है? और ये वाली जो पावर है इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन लेने की, राइट, और इवन गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड कराने की, कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गाइडलाइंस भी देती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो मतलब क्या क्या चीज जो है वो सबमिट करनी है, राइट, क्या क्या चीज जो है वो होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास होती है आर्टिकल 324 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत, और सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों चीज ध्यान में रखना है, राइट। और रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो हमें एक तो मतलब 324 हमें देखने को होता है, आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का 29A, सेक्शन 29A 1951 के आरपीए के सेक्शन 29A। तो ये दोनों जो है बात करते हैं इसी की, राइट। हमें देखने को मिलता है कि इसी चीज के बारे में जो है वो हमें मेंशन देखने को मिलता है, इलेक्शन कमीशन के पास जो है पावर होती है पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर। और क्या गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये गाइडलाइंस में सबसे पहली चीज जो आती है कि जिसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी सेटअप करनी है, राइट, तो उसे 2 नेशनल न्यूज़पेपर और 2 लोकल न्यूज़पेपर्स में अपना आर्टिकल जो है वो पब्लिश करवाना होता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। और फिर हमें देखने को मिलता है कि उसे 2 दिन का टाइम जो है वो देना होता है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो अपना ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकता है, राइट। 2 days for submitting objection if any with regard to the proposed registration of party before the commission within 30 days from the publication। देखो क्या होता है, अब पूरी प्रोसेस को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान समझो। एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, उस पॉलिटिकल पार्टी के बनने के 30 दिन के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को सबमिट करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए, राइट। और उस समय जो इलेक्शन कमीशन है बोलती है कि आपने जब अपनी एप्लीकेशन दी है तो उसी समय जो है वो आप एक वो कर दें, क्या बोलते हैं, एक पब्लिकेशन कर दें लोकल न्यूज़पेपर्स में, राइट, और नेशनल न्यूज़पेपर में। दो दो ऐसे होने चाहिए न्यूज़पेपर्स, तो इसमें आप पब्लिकेशन कर दें और 2 दिन का समय दें। अगर 2 दिन के अंदर अगर कोई कॉल करके बोलता है कि नहीं हमें ऑब्जेक्शन है इस पॉलिटिकल पार्टी के बनने से, राइट, तो फिर उसके बाद जो है वो फिर कार्रवाई होना शुरू होती है। फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑब्जेक्शन पर फिर कार्रवाई करती है। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ती है, राइट। तो ये चीज है, इवन इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर भी ये नोटिस जो है वो पब्लिकेशन का रिलीज करती है। और एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को एलिजिबल होने के लिए क्या क्या जो चीजें जो होती है, एलिजिबिलिटी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, आप चाहें तो एक शॉर्ट नोट इसका जो है वो बना सकते हैं, और बाकी अगर आप यूपीएससी बैच में हैं ऑलरेडी जैसा आप लोग, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस टॉपिक को और डिटेल में हम लोग जो है वो कवर करेंगे। बाकी अभी एक शॉर्ट नोट आप इसका बना सकते हैं कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसके लिए उसे क्या क्या करना होगा। पहली बात तो एटलीस्ट 6% वोट जो है वो उसके पास होने चाहिए किसी भी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर। 6% वोट्स, एटलीस्ट 6% वोट एनी 4 और मोर स्टेट। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखो, पहली कंडीशन, राइट। और ये जो इलेक्शन कौन सा होना चाहिए वोट्स के लिए, तो कोई भी हो सकता है, या तो लोकसभा का या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, राइट। किसी भी पर्टिकुलर इलेक्शन में 6% वोट जो है वो उसे हासिल करने 4 या 4 राज्यों से। और इसके अलावा इन एडिशन, मतलब ये तो करना ही है, प्लस एक और चीज करनी है कि एटलीस्ट 4 सीट जो है वो उसके पास होनी चाहिए लोकसभा से किसी भी स्टेट या स्टेट्स में, राइट। एक स्टेट या 2 स्टेट हो सकता है, जितनी भी स्टेट्स हो, बट एटलीस्ट 4 सीट तो इसके पास होनी चाहिए। और एटलीस्ट 2% सीट, यानी कि आज की डेट में एटलीस्ट 11 सीट जो है वो लोकसभा के अंदर जो है वो इसके पास होनी चाहिए। और एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स की, 3 अलग अलग स्टेट्स को मिलाकर, यानी कि वहां पर अगर जो भी कैंडिडेट होने चाहिए इस पॉलिटिकल पार्टी के, वो अगर अगर 3 स्टेट से अगर आ रहे हैं, कम से कम 3 स्टेट से आ रहे हैं, टोटल 11 कैंडिडेट लोकसभा के अंदर उस पार्टी से, तब वो पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनेगी, राइट। तो ये चीज यहां तक क्लियर है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो ये फैक्ट्स है गाइस, अब इसको एज इट इज आपको लिखना है इन फैक्ट्स को, कि ये फैक्ट जो है वो है, ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है, तो ये चीज जो है वो आपको लिखनी है।
ठीक है। अब स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो इसमें भी 6, आप अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का एक कॉलम बना लेंगे ना आप आजू बाजू, तो वो आपको उसको पढ़ने में और उसको रिकॉल करने में और लॉन्ग टर्म तक रखने में बहुत आसानी होगी। तो इसको आप, मैं चाहूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक कॉलम बना लें इसका छोटा सा, जो कॉलम होता है ना, जैसे आपको एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी में ऐसे दिख रहा है, तो वैसे ही एक तरफ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी डाल दो और एक तरफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी डाल दो, और ये इनकी चीजें लिख दो, जैसे कि 6% वाला वहां पर भी था नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में, यहाँ पर भी है, राइट। क्या डिफरेंस है वो आपको पता लग जाएगा। तो इसमें एटलीस्ट 6% जो है वो वैलिड वोट्स इसके पास होने चाहिए। जनरल इलेक्शन चाहे वो लोकसभा का हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, तो 6% उस स्टेट से इसके पास वोट होने चाहिए, 6%, है ना। और इसके अलावा एटलीस्ट, ये वोट्स के अलावा एटलीस्ट 2 सीट जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उसी स्टेट की इसके पास होनी चाहिए। और एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उस स्टेट की, वो इसके पास जो है वो होनी चाहिए। और या फिर एटलीस्ट 3 सीट्स असेंबली के अंदर, अब इन दोनों में से जो भी ज्यादा है, 3% या तीन तीन सीट्स, कम से कम 3 सीट्स या 3%, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है तो वो काउंट जो है वो किया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट जब आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के जरूर जो है वो डिफरेंस करके नोट बना लें, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो कुछ पूछ ले, वैसे तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट ये जरूर आप आज की डेट में ये चार्ट जो है वो छोटा सा बना लेना, बहुत छोटा सा चार्ट बनेगा आपका, 2 या 3 लाइन में बन जाएगा। मतलब कॉलम्स की अगर मैं बात करूं तो 3 कॉलम में आपका काम हो जाएगा। एंड इसके बेनिफिट हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो अगर एक कोई पार्टी रिकॉग्नाइज होती है एज अ स्टेट पार्टी के तौर पर, तो उसे क्या अलॉट किया जाता है, रिजर्व सिंबल अलॉट किया जाता है। अच्छा, ये जो रिजर्व सिंबल जो होता है वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अपना खुद का लोगो जो है वो दे सकती है क्या, खुद का लोगो, एक पॉलिटिकल पार्टी अपना खुद का लोगो जो है वो दे सकती है क्या, बताओ। एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना खुद का लोगो होता है, राइट। उसका खुद का लोगो जो है वो, नहीं नहीं, रजिस्टर्ड पार्टीज में अपना वो खुद का लोगो दे सकती है। जो नॉन रजिस्टर्ड पार्टी है उसके लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको वो देती है, एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कराती है, उनमें से वो अपना सिन जो है साइन जो है वो चूज कर सकती है। याद है ना, हमने इसके बारे में जो है वो डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो साइन जो है वो एक जनरल जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसके लिए दे सकती है, बट अगर रजिस्टर्ड है तो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो अपना खुद का लोगो भी जो है वो दे सकती है, राइट। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। वो हमने जो बात करी थी वो उनके लिए बात करी थी, ये नॉर्मल जो पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को देखने को मिलती है, बट रजिस्टर्ड के पास होता है। आपने राजनीति मूवी देखी होगी, उसमें वो अपना खुद का लोगो जो है वो बना रहे होते हैं, है ना, तो वो खुद का लोगो बनता है पॉलिटिकल पार्टीज का, राइट। और फिर वो जो होता है वो बाद में जाकर ये रजिस्टर्ड के लिए जो है वो यूज में लाया जाता है कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, इनका लोगो जो होगा वो ये होगा, राइट। तो अगर एक पार्टी जो है रिकॉग्नाइज होती है एज अ स्टेट पार्टी के तौर पर, तो उसको एक्सक्लूसिवली अलॉटमेंट, उसको जो रिजर्व सिंबल हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो जो है वो उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, राइट। और इफ अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी, इट इज entitled for exclusive allotment of its reserved symbol to the candidate set up throughout the India. हाँ, जब वो बनती है तो ये लोग अपना जो है वो खुद का लोगो जो है वो क्रिएट करते हैं। तो आपने राजनीति मूवी देखी होगी तो उसमें वो लोगो जो है वो अपना क्रिएट कर रहे थे, आपको शायद वाली चीज जो है वो याद आई होगी। तो वो सेम इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है, अपना खुद का लोगो वगैरह जो है वो क्रिएट करते हैं, फिर उसको जो है वो प्रमोट करते हैं, बनाते हैं। फिर एक अलग से भी लिस्ट होती है इलेक्शन कमीशन के पास, जो लिस्ट, जिस लिस्ट से हमें देखने को मिलता है कि जिस लिस्ट में जो सिंबल्स जो मौजूद होते हैं, तो वो इशू करती है इलेक्शन कमीशन एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को। बट जब रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जब हो जाती है, तब उस समय हमें देखने को मिलता है कि वो अपने खुद को, उसको ये सब बेनिफिट्स है ना रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज की, वो खुद के अपने लोगोस वगैरह जो है वो यूज कर सकती है, राइट। और पूरे स्टेट के अंदर, पूरे नेशन के अंदर। तो रिकॉग्नाइज स्टेट और नेशनल पार्टी जो है, इन्हें सिर्फ एक प्रपोजर चाहिए होता है नॉमिनेशन को फाइल करने के लिए, सिर्फ एक प्रपोजर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एग्री करे कि हाँ यार ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, मतलब वो सहमति देने के लिए सिर्फ एक प्रपोजर, गारंटर आप कह सकते हो, ये हमें देखने को मिलता है। एंड are also entitled for at least 2 set of electoral rolls free of cost। तो इनको 2 इलेक्टोरल रोल्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के। अब इलेक्टोरल रोल क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है इलेक्टोरल रोल क्या होता है। और इवन जब रोल्स के रिवीजन का जब टाइम होता है तब उस समय दिए जाते हैं, मतलब कि जिस समय हमें देखने को मिलता है कि वोट्स की काउंटिंग होती है, तो उस समय इनको जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और उनके कैंडिडेट को जो है वो एक कॉपी जो है वो मिलती है इलेक्टोरल रोल की फ्री ऑफ कॉस्ट में जनरल इलेक्शंस के दौरान, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो क्या होता है ये इलेक्टोरल रोल, आप गए होगे वोट डालने, तो आपने देखा होगा कि आपके नाम के आगे उन्होंने जो है वो मार्क करवाया होगा कि हाँ ये जो है वो आ गए हैं।
और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग जो है जैसे कि वहां पर एक स्टॉल लगाकर खड़े रहते हैं, आप पोलिंग बूथ में नहीं भी घुसते हो तो भी आपको स्टॉल लगा, उनके पास एक लिस्ट होती है वोटर्स की। तो यही है इलेक्टोरल रोल, पूरी लिस्ट हम लोग को वोटर्स की जो है वो देखने को मिलती है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो आप जाते होंगे, आपको बोलते होंगे कि किसको जो है वोट दोगे, ऐसा होता है कई बार, किसको वोट दोगे, किसको वोट दोगे, तो ऐसा करके वो आप बता देते हो, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, नहीं बताना चाहिए वैसे। तो आप जो है वो बता देते हो। अब उनका एक अलग वो होता है, स्टॉल होता है, कांग्रेस वालों का अलग होता है, बीजेपी वालों का अलग होता है, सबसे पूछते रहते हैं किसको दोगे वोट। तो वो लिख लेते हैं उसके आगे कि उनके पास कितने वोट आने वाले उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के। तो ऐसी भी चीज जो है वो चलती रहती है, राइट। दे ऑल्सो गेट ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट फैसिलिटी, आकाशवाणी या दूरदर्शन पर जनरल इलेक्शन के दौरान वो ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, टेलीकास्ट कर सकते हैं, राइट। और ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हम लोग को देखने को मिलता है स्टार कैंपेनर्स का, राइट। तो अच्छा, स्टार कैंपेनर्स कौन होते हैं, तो आपके लिए आज एक टास्क है, सिंपल था, इसके बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि स्टार कैंपेनर्स के बारे में जो है वो आपको पढ़ना है कि ये कौन होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए, इसका आंसर जो है, जो आप पढ़ोगे तो इसका आंसर जो है वो ढूंढिएगा कि स्टार कैंपेनर्स उसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं या नहीं, उसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं या नहीं। तो उनकी जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो हमें देखने को मिलता है कि जो इलेक्शन की जो एक्सपेंस अकाउंट जो होता है कैंडिडेट्स का, उनकी पार्टी का, तो उसमें जो है वो अकाउंट नहीं किया जाता, उसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत हमें बिल्कुल सेलिब्रिटी फेस तो आप लिख रहे हो, क्योंकि पॉलिटी की क्लास भी आप लोगों ने अटेंड करी होगी, राइट। बट अभी हमने लक्ष्मीकांत से जब स्टार कैंपेनर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, ये था बेसिक सी चीज जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो कि बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसमें कंसेप्चुअल का एज सच कुछ नहीं है, एलिजिबिलिटी कंडीशन है फैक्चुअल जो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। हाँ, करंट अफेयर्स, राजीव जी, करंट अफेयर्स में स्टार कैंपेनर्स के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। अब देखो, अब मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आप समझें, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता क्या है। देखिए, पहले मैं आपको एक थ्योरी जो है पढ़ के बताता हूं कि ये है क्या, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन वेयर क्रेडिट प्रोटेक्शन इज ब्रॉट एंड सोल्ड, जहां पर क्रेडिट प्रोटेक्शन जो है वो खरीदी जाती है और बेची जाती है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक ऐसा हमें देखने को मिलता है टूल जिसमें एक पार्टी एग्री करती है दूसरी पार्टी को पे करने के लिए पीरियोडिक फिक्स पेमेंट को इन एक्सचेंज फॉर रिसीविंग क्रेडिट इवेंट प्रोटेक्शन in the form of payment in the event that a third party or its obligations are subject to one or more pre-agreed adverse credit events over a pre-agreed time period. Typical credit events include bankruptcy, failure to pay obligation, acceleration, reconstruction, repudiation और moratorium. क्या समझ में आया? इस थ्योरी से क्या समझ में आ रहा है आपको? ये थ्योरी पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा बताओ मुझे। इस थ्योरी पढ़ के 90% चीज ऊपर से चली आएगी कि ये क्या है एग्जैक्टली, उसका कोर चीज आपको पता नहीं लगी। अब ध्यान से सुनो कि ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो क्या है, क्योंकि ये थ्योरी पढ़ के कुछ समझ में नहीं आना। अब देखो, अब जो मैं चीज समझा रहा हूं आपको, अब आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा कि ये है क्या। देखिए, आप दिमाग में रखो अपने बैंक को, ठीक है, एक बैंक है और एक कंपनी है। बैंक एक कंपनी को लोन दे रही है, ठीक है, बैंक एक कंपनी को क्या कर रही है, लोन दे रही है। अभी मैं आपको सिर्फ जो चीज समझा रहा हूं उसको इमेजिन करो। बैंक ने एक कंपनी को लोन दिया, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब कंपनी कभी भी डूब सकती है, कंपनी का कभी भी दिवालिया हो सकता है कि नहीं। और बैंक जो है वो जैसे लेट्स से कि 12% का इंटरेस्ट जो है वो बैंक उस कंपनी से जो है वो चार्ज कर रही है, 12% पर एनम का इंटरेस्ट उस कंपनी से चार्ज कर रही है। अब इंटरेस्ट तो बैंक को मिल रहा है, राइट, बट बैंक को डर है कि अरे यार ये कंपनी डूब गई तो एनपीए हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। तो बैंक क्या करेगी, बैंक इंश्योरेंस कराएगी इस पर्टिकुलर लोन का। ये एक प्रकार का इंश्योरेंस, अंडरस्टैंड लाइक इंश्योरेंस। बैंक एक कंपनी से जो है वो इंश्योरेंस कराएगी और इसी को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कहते हैं। वो कंपनी जो होगी वो क्या करेगी, बैंक को बोलेगी एक काम करो, हम 1% आपसे जो है वो चार्ज करेंगे, 1.5% जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हम उतना आपसे चार्ज करेंगे। और किस चीज के लिए चार्ज करेंगे कि कल को अगर ये कंपनी का अगर दिवालिया हो जाता है, आपके पास अगर लोन आपका रीपे नहीं होता है, तो हम आपका रीपे करेंगे। इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे आपने गाड़ी खरीदी, लेट से गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी ठोक के चला गया आपकी, है ना। आपका अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है तो आप क्या करते हो, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो क्लेम करने। तो सेम वही है कि बैंक जो है उसका अगर पैसा डूब जाएगा तो एक थर्ड पार्टी जो है वो बैंक को क्या करेगी, बैंक को रीपे करेगी। बट उसके लिए जैसे आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो वैसे ही बैंक को उसे पे करना होगा। तो ये बायर और सेलर के बीच में होता है कि एक थर्ड पार्टी जो है वो इसमें आती है,
इस ट्रांजैक्शन के बीच में, और वो रिस्क लेती है कि अगर कल को, अगर जैसे लेट्स से कि एक जो दूसरी पार्टी जो है वो अगर डूब जाती है, यानी कि अगर उसको दिवालिया हो जाता है, तो थर्ड पार्टी जो होगी वो उसकी भरपाई करेगी। दिस टूल इज कॉल्ड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। समझ में आ गया? राजीव जी, इंटरेस्ट ले रही है तो रिस्क प्रिंसिपल अमाउंट पे है ना, रिस्क प्रिंसिपल अमाउंट पे है। एनपीए, बैंक तो सभी इंटरेस्ट लेती है, बट फिर एनपीए क्यों हो रहा है, और एनपीए में बैंक का लॉस क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि इशू यही है ना। फिर से रिपीट कर दें, देखो अपने दिमाग में बैंक रखो, आप बैंक और एक कंपनी रखो, ठीक है? अपने दिमाग में बैंक और एक कंपनी रखो। बैंक, चलो छोड़ो, बैंक कंपनी भी छोड़ देते हैं, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? अपन लेते हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति है, एक एक्स व्यक्ति और एक वाई व्यक्ति है, ठीक है? ये दोनों दोस्त हैं, है ना? अब एक एक एक्स व्यक्ति और वाई व्यक्ति के बीच में एक ट्रांजेक्शन हुआ। इन्होंने बोला, एक्स ने वाई को बोला, जैसे राम और श्याम की बात करते हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम ने बोला कि श्याम जो है, शाम को पैसे की जो है वो रिक्वायरमेंट है, मैं इसको पैसे देने के लिए रेडी हूँ, लेट्स से कि 5,000 रुपए। तो राम ने श्याम को 5,000 रुपए दे दिए, एक इंटरेस्ट पर। ये बोला कि हर महीने तो मुझे 200 रुपए देना, ठीक है? ये इस तरीके की डील हुई, हर महीने 200 रुपए देना, 5 साल के बाद या फिर जब भी तेरे पास पैसे आते हैं तो मुझे पूरे पैसे रिटर्न कर देना। अब राम को लगा कि अरे यार, ये फोन वोन उठाना इसने बंद कर दिया है, कभी कभी ये फोन नहीं उठा रहा है, राइट? और 3-4 दिन के बाद जो है वो उसका कॉल बैक आता है, बोलता है थोड़ा मैं परेशान हूँ। अब राम को डर लगने लगा, तो इनका एक दोस्त था, जैसे कि दोस्त का नाम क्या लें, इनका एक दोस्त था राम श्याम और टीना, इनकी एक दोस्त थी, बोल देते हैं चलो टीना। टीना ने बोला कि देखो यार राम, अगर श्याम तुम्हें पैसे नहीं देगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, बट एक चीज ये है कि अगर तुम श्याम से हर महीने 200 रुपए ले रहे हो तो 100 रुपए मुझे देना। अगर तुम मुझे 100 रुपए देने के लिए रेडी हो, तो अगर श्याम भाग जाता है पैसे लेके, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो थर्ड पार्टी ने क्या किया, टीना ने आकर क्या किया, टीना ने आकर बोला किसको, राम को, कि मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूं, अगर कल को तुम्हारा पैसा डूब जाता है तो ये लाइबिलिटी मेरे ऊपर आएगी, ना कि श्याम के ऊपर। ये एग्रीमेंट होता है। तो इसी को हम लोग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एग्रीमेंट कहते हैं, या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप टूल ये होता है। अब समझ में आया? तो ये ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, ये आपस में कुछ लोगों के बीच में जो है वो हो जाते हैं, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। क्लियर हो गई वाली बात? सिर्फ इतनी सी चीज इसमें आपको समझनी है। ये थ्योरी को लेकर पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो आगे बढ़े। देखो ये लिखा हुआ है, देखो क्रेडिट इवेंट्स इंक्लूड बैंक्रप्सी, दिवालिया होना, फेलियर टू पे, सामने वाले व्यक्ति ने पे नहीं कर पाया, राइट? तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसी ये कई बार क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, कुछ कुछ ऐसी थ्योरी होती है जो पूरी ऊपर से आती हैं, बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो जो जो टूल है, जैसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो मैंने आपको बताया, ये है क्या, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना है। जहां अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, टॉपिक सामने, और घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी, आप उसका आंसर दे पाओगे। तो मेन चीज ये रखा करो, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के ऊपर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूवीसी टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा वायलेट सी टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। UVC water purifier is one of the most effective method of disinfect water, to disinfect water। तो पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए कीटाणु शोधन तकनीक ये हम लोग को देखने को मिलती है। पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए काफी इफेक्टिव टूल है ये यूवीसी वाटर प्यूरिफिकेशन, राइट? हाँ मीरे जी, आपने रीड किया तो समझ नहीं आया, काफी सारे लोग को यही हुआ होगा कि रीड किया समझ में नहीं आया, बट अब तो आ गया ना पूरी चीज, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है, तो अब आप आंसर इसका आराम से दे पाओगे और समझा पाओगे किसी को भी ये है क्या। चलो, यूवीसी वाटर प्यूरिफिकेशन ये हमें देखने को मिल रहा है। इस टेक्निक के अंदर एक स्पेशल जर्मीसाइडल यूवीसी लैंप हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट लाइट की जो है वो एमिट करता है, रिलीज करता है पानी को प्यूरिफाई करने में, राइट? और किसी भी प्रकार के केमिकल्स का उपयोग नहीं करता पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, ना ही किसी प्रकार से एनवायरमेंट को डैमेज करता है। यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कौन से होते हैं? अच्छा मुझे बताइए कौन से टाइप्स हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो कि एक्सरे और विजिबल लाइट के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है। देखो अलग अलग रेडिएशन वेवलेंथ की हमें देखने को मिलती है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, फिर आता है एक्सरे, फिर गामा रेस हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसमें मोस्ट कॉमन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो सनलाइट से आती है, और इसके 3 टाइप्स हैं अल्ट्रावायलेट रेस के, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। अच्छा मुझे बताओ कि धरती में सबसे ज्यादा कौन सी आती है? धरती में सबसे ज्यादा कौन सी आती है? धरती में जल्दी बताओ।
धरती में सबसे ज्यादा कौन सी आती है? तो यूवीए रेज जो है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें देखने को मिलती है, फिर यूवीबी और फिर यूवीसी की हम लोग को वेवलेंथ देखने को मिलती है। इन दोनों की वेवलेंथ जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, बट यूवीए रेज की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। बट आपको बता दें यूवीए और यूवीबी की जो रेज है, राइट, ये ट्रांसमिट होती है मतलब एटमॉस्फेयर में, और सभी की सभी यूवीसी और कुछ यूवीबी रेस हमें देखने को मिलती हैं जो कि अर्थ के ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ज्यादा मात्रा में यूवीए रेस हम लोग को देखने को मिलती हैं कि जो कि नजर आती हैं, हम लोग को देखने को मिलती है। तो मोस्ट ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट रेज यू कम इन कांटेक्ट विद आर यूवीए रेज विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूवीबी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे हम जैसे ह्यूमन जो है वो किन यूवीए बी सी में कौन सी रेस के कांटेक्ट में है, तो यूवीए और कुछ यूवीबी रेस के कांटेक्ट में है हम। बाकी यूवीसी की अगर हम बात करें तो ये टोटली हमें, एक तो इसकी वेवलेंथ भी काफी शॉर्ट होती है और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि ये अर्थ की ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जो कि यूपीएससी आपसे इस तरीके से पूछेगी। हाउ इज इट बीइंग यूज्ड? तो कैसे इसका उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, किल करने के लिए यूज में ली जाती है। अल्ट्रावायलेट जर्मीसाइडल इरिडेशन, जिसे यूवीसी भी हम लोग कहते हैं, तो यूवीसी को अल्ट्रावायलेट जर्मीसाइडल इरिडेशन जो है वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पैराबैगिनी रोगाणुनाशक विविकरण, रोगाणुनाशक यूवीसी को डायरेक्टली जो है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिसइंफेक्टेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, जर्म्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, तो उनको मारने के लिए उपयोग में ली जाती है यूवीसी, क्योंकि इसके नाम से चीज क्लियर हमें नजर आ रही है। एंड पर्टिकुलरली यूवीसी जो है उसे अल्ट्रावायलेट जर्मीसाइडल इरिडेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ये कहा जाता है और ये एक डिसइंफेक्शन मेथड है। ये शॉर्ट वेवलेंथ का उपयोग करता है अल्ट्रावायलेट लाइट के इनएक्टिवेट करने के लिए या मारने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। उसके न्यूक्लिक एसिड को ये डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके डीएनए को पूरी तरह से भंग कर देता है, खत्म कर देता है। और साथ ही साथ ऐसा करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, या तो उसके सेल्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं, यानी कि डेड हो जाता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और यूवीजीआई का उपयोग जो है वो काफी सारे एप्लीकेशंस में किया जाता है, फूड, एयर और वाटर डिसइंफेक्शन के, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो क्या ये ह्यूमन के लिए सेफ है? तो आपको बता दें, रिसर्चर्स ने नोट किया है कि डिवाइस जो है वो डेवलप की गई है नॉन लिविंग थिंग को डिसइंफेक्ट करने के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड कि डिवाइसेस जो बनाई जाती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए डेवलप की जाती हैं। इसलिए यूवीसी रेडिएशन जो है, जो कि इस डिवाइस में उपयोग किया जाता है, ये हार्मफुल भी हो सकता है स्किन के लिए और आईज के लिए, लिविंग बींग्स में, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये हार्मफुल लिविंग बींग्स में जो है वो हो सकता है, स्पेशली स्किन और आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में, नहीं, वायरस भी जो है वो लिविंग है, वायरस भी हमें देखने को मिलता है कि लिविंग होता है, राइट। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो हमें देखने को मिलता है ना, जैसे कि आपका मोबाइल डिवाइस वगैरह, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए आप उपयोग में ले सकते हो। बट डायरेक्टली अगर ये आपकी बॉडी पे आएगा तो आपकी आंखों को और स्किन को जो है वो अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए तो वायरस लिविंग है, इसलिए तो मर जाता है। बट अगर डिवाइस, जैसे कि आपने, आपको पता होगा कि जैसे ह्यूमन के ऊपर आप वो स्प्रे वगैरह जो है वो कर सकते हो, स्प्रे वगैरह जो है वो छिड़क सकते हो। बट इसकी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा काफी सारी ऐसी डिवाइसेस आती हैं जिसमें आपको अपने फोन को रखना होता है और थोड़ी देर के लिए आप जो है वो फोन, जैसे वो ऑपरेट होती है और आप अपना फोन बाहर निकाल दें या फिर फोन को जो है वो गुजार दें वहां से, तो भी जो है वो डिसइंफेक्ट जो है वो कर देता है। क्यों? क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट्स है, फोन हो गया, वॉलेट हो गए, राइट। तो इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लियर है। चलो, तो ये था पूरा टॉपिक। नाउ वी विल स्टडी ग्रीन हाइड्रोजन। हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। कई बार हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, राइट, ग्रीन हाइड्रोजन को। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। और हालांकि ये टॉपिक नेशनल हाइड्रोजन मिशन का नहीं है, बट नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा आप पढ़ लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप चेक करेंगे तो आपके लिए मैं एक लिंक जो है वो, जैसे ये लाइव सेशन एंड होगा, मैं एक लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। तो इसके थ्रू जो है वो शुरू हुआ नेशनल हाइड्रोजन मिशन, हम लोग को देखने को मिला, राइट। इनको जो है वो आईओसीएल को जो है वो ग्लोबल टेंडर मिला कि वो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो सेटअप करे, राइट। और इसने जो है वो सेटअप करना भी शुरू कर दिया नॉर्थ इंडिया के अंदर अपनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, उसके जनरेशन के लिए यूनिट जो है वो सेटअप हुई है। और आईओसीएल जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग हम लोग को देखने को मिलती है। और ये भारी मात्रा में हमारी कंट्री के अंदर जो रिफाइनरीज जो है उसको आईओसीएल जो है वो ऑपरेट करती है,
अब हमारे मेन टॉपिक पर हम लोग आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो क्या है। ठीक है, तो आपने मेंशन किया। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ, थोड़ा सा आइडिया दो आप मुझे कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है क्या ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है क्या, आप मुझे ये बताएं। ग्रीन हाइड्रोजन की, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का नहीं किया जाता? अरे मैंने इसकी पूरी आप लोग को समझाया हुआ था ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में काफी अच्छे से। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है कि नहीं होता, ये बताओ अभी। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है कि नहीं होता, ये बताओ। सबने गलत जवाब दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पावर वर्ड का यूज करना है गाइस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग रिलेट करते हैं कोयला, कोयले का जब प्रोडक्शन होता है और कोयले का प्रोडक्शन होता है तब क्या होती है, पावर जनरेट होती है और हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है। बट यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग की जगह पावर लिखें, राइट, कि इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग जो होता है वो पावर जनरेशन के लिए होता है। याद आ रहा है आपको कि मैंने आपको इस चीज के बारे में भी बताया था क्लियरली, क्योंकि आपका जब मेंस का आंसर जो होना चाहिए ना वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो उसमें पूरी चीज जो है वो ध्यान में आप रखो कि पावर, पावर वर्ड का जब आप यूज करोगे ना तो दैट विल बी गुड, कि वो ठीक अप्रोप्रिएट जो है वो लगेगा। हालांकि उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट एक्यूरेटली पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जो है वो लिंक किससे कर सकते हैं, ऑब्वियसली कोयला जो है वो क्या कर रहा है, हमारे घर में क्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जनरली हम लोग बोलते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी घर में आज की डेट में हमारे यहाँ कैसे बन रही है, कन्वेंशन के थ्रू, कन्वेंशनल सोर्सेज के थ्रू। कोयला जब जलता है तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना। क्योंकि अभी तक पूरी चीज पूरी तरीके से ये वाली चीज चेंज नहीं हुई, बट बहुत ही थिक लाइन है इलेक्ट्रिसिटी और पावर में, कुछ नहीं एक ही है, बट फिर भी आप पावर यूज करेंगे। क्योंकि इस इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है कि जो पावर जनरेट होती है वो सोलार माध्यम के थ्रू या फिर विंड पावर के थ्रू, मतलब रेन्यूएबल सोर्स के थ्रू ये पावर जनरेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो हो रहा है और इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो जनरेट हो रहा है। गॉट माय पॉइंट, ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। नहीं, राजीव जी मैंने भी आपको ये चीज बताई ना कि थोड़ा थिन डिफरेंस होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी और पावर में। हम जनरली इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जब करते हैं ना, वो किसके लिए करते हैं, ये यही घर में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, तो इसलिए आप जब पावर का यूज करें, मेरा मेन फोकस है कि आप पावर लिखें अपने मेंस के आंसर में। तो देखिए, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से, राइट, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाता है और इसी चीज को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। कि जब भी हाइड्रोजन को आप बना रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू और उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आप किसी प्रकार से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग नहीं कर रहे हो, आप रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कर रहे हो, तो ऐसी जो प्रोसेस होती है वो ग्रीन हाइड्रोजन, इस तरीके का जब हाइड्रोजन बनता है तो वी कॉल इट ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। और हाइड्रोजन जो आज की डेट में हम लोग यूज करते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से बनता है, क्योंकि उसमें जो पावर का उपयोग किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें बनाई जा रही है, जनरेट की जा रही है, वो कन्वेंशनल सोर्सेज के थ्रू जनरेट की जा रही है, ना कि रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू, है ना। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और ऑर्गेनिक मटेरियल की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, बायोमास हो गया, राइट, तो ये इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन को रिलीज करने के लिए केमिकल प्रोसेस के माध्यम से, राइट, तो ऑर्गेनिक मटेरियल में। और सिग्निफिकेंस हम लोग को क्या ग्रीन हाइड्रोजन का देखने को मिलता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। हम लोग अगर ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, तो हम अपने पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं उसको भी अचीव कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा खुद का जो टारगेट है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का, जो हमने खुद ने जो है वो टारगेट सेट किया हुआ है, तो इसको भी अचीव करने में हमें जो है वो हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये चीज, हाँ बिल्कुल, पावर की जगह आप रेन्यूएबल एनर्जी का भी उपयोग जो है वो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बट मैं आपको मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पूछा था, राइट। तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में, बट कहीं ना कहीं आपको पावर तो लिखना पड़ेगा ना, कि अगर उसको आप एक्सप्लेन करोगे तो, कि इस प्रोसेस में जो पावर का जो जनरेशन हो रहा है वो रेन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जनरेट हो रहा है, तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, है ना। तो ये इसलिए मैंने आपको पावर कहा, इलेक्ट्रिसिटी मैंने बेसिकली आपकी आंसर को अच्छा बनाने की वजह से एक वो चीज बोली, एक टर्म बता दिया कि आप पावर यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। चलो ये चीज हमें देखने को मिली और इंश्योर किया जा सकेगा ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू कि हम रीजनल और नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर कर सकेंगे, है ना। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है गाइस, ये एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन का भी एक काम करता है, कैन एक्ट एज एन एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन। देखो क्या होता है, मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, बहुत बढ़िया चीज है। जैसे कि हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए लिमिटेड स्पेस है ना। क्या अनलिमिटेड स्पेस है हमारे पास? नहीं, लिमिटेड स्पेस है।
आप एक बक्से में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एक बक्से में एक लिमिट तक ही चीजों को स्टोर करके रख सकते हो, है ना, उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो क्या होगा, फायदा क्या होगा इससे, कि आप जो है वो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, राइट, तो आपने अपने स्टोरेज को फुलफिल कर लिया। रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी है जो लगातार हमें देखने को मिल रही है। हवा जो है, विंड जो है वो लगातार आती है। सूर्य जो है वो हर दिन निकल रहा है, राइट, सूर्य हर दिन मिल रहा है हमें, सूर्य की एनर्जी, है ना। तो अब आपके पास जो ऑलरेडी डिवाइसेज है, आपके पास जो स्टोरेज डिवाइस है वो फुल हो गई है, कंप्लीट हो गई है, राइट। तो आप उस एनर्जी को वेस्ट करने की जगह उसका उपयोग कर सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। और इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से आप ग्रीन हाइड्रोजन का जो है वो उपयोग कर सकते हो, उसको जो है वो बना सकते हो, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिली। तो ये क्या क्या काम करेगा, एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन का जो है वो काम करेगा, है ना, विच वुड बी एसेंशियल टू मीट इंटरमिटेंसीज, राइट, ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन फ्यूचर। तो इस प्रकार से, और आपस में कनेक्ट कर लोगे आप एक रिन्यूएबल एनर्जी को दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, एक प्रकार का ग्रिड क्रिएट हो जाएगा, ग्रिड। So in terms of mobility, for long distance mobilization for either urban freight movement within the cities or and states or for passengers, green hydrogen can be used in railways, large ships, buses or trucks, right? तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका लिमिटेशन जो होगा वो लंबे टाइम का हम लोग को देखने को मिलेगा। और आज की डेट में तो वैसे भी हाइड्रोजन व्हीकल्स का उपयोग जो है वो करना शुरू भी कर दिया है काफी सारी कंट्रीज ने, स्पेशली जापान के अंदर मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हाइड्रोजन का व्हीकल जो है वो चलाना उन्होंने शुरू भी कर दिया है ना। और ये भी कहा जाता है कि हाइड्रोजन व्हीकल का उपयोग जब किया जाता है तो उस वो बहुत अच्छी है, मतलब एज कम्पेयर टू, जैसे आपकी गाड़ी में जैसे आप पेट्रोलियम जो है वो डालते हैं तो उसका मेरे ख्याल से 4x 4 टाइम ज्यादा जो है वो माइलेज जो है वो उसका हमें मिलता है। और जो अगर वैल्यू की बात करें, प्राइस की बात करें, तो मुश्किल से उसका मेरे ख्याल से 80% लेस की वैल्यू में आपको 4x टाइम ज्यादा जो है वो माइलेज जो है वो मिल जाएगा। तो ऐसी चीज पता होगी आपको इसके बारे में, तो इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। तो ग्रीन केमिकल्स जो होते हैं, जैसे कि अमोनिया, मिथेनॉल, तो इन्हें डायरेक्टली जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है फर्टिलाइजर्स के लिए, मोबिलिटी के लिए, पावर के लिए, केमिकल्स के लिए, शिपिंग के लिए, है ना। और ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग जो है वो 10% तक अडॉप्ट की जा सकती है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। तो जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वगैरह जो हमें देखने को मिल रही है, जो पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है, राइट, तो उसमें ही आप ब्लेंड कर सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन को। जैसे कि हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं, वैसे ही आप ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड कर सकते हो, है ना। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बेनिफिट क्या होंगे, क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल ये हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि डीकार्बनाइज करेगा काफी सारे सेक्टर को, जैसे आयरन और स्टील का सेक्टर, कितना कार्बन एमिशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो उसको डी कार्बनाइज कर है वो काम करेगा ये, राइट। तो ये चीज है। और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो स्टोर नहीं की जा सकती जो, तो उसे आप ग्रिड के माध्यम से जो है वो यूज कर सकते हो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, वही चीज जो मैंने भी आपको बताया। एंड what are the steps the Indian government has taken in the production of green hydrogen? तो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए हमने क्या स्टेप लिए, तो हमने हाइड्रोजन मिशन, एक तो पहली बात तो जो है वो लॉन्च किया, और हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, है ना। तो इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और सेम मंथ में आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसने साइन किया एक एग्रीमेंट ग्रीन सेट नॉर्वे के साथ, और सेटअप किया एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन को, या फिर सिंपली हाइड्रोजन को। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है एक प्रकार का, ये हमारी कंट्री के अंदर और भी ज्यादा रिसर्च जो है वो प्रमोट करेगा हाइड्रोजन की फील्ड में। और ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की फील्ड में जो है वो वेरियस रिसर्च हम लोग को देखने को मिलेगी नॉर्वेजियन और इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज के बीच में। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, ये सब डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहा है। और इंडिया और यूएसए ने एक टास्क फोर्स भी सेटअप किया, राइट, किसके अंडर, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंडर, कि जिसके चलते बहुत ही तेजी से हम लोग ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट को जो है वो तेज करेंगे, और फाइनेंस, इसकी फंडिंग भी जो है वो काफी तेजी से जो है वो लाई जाएगी, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। तो इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्लियर, बढ़े आगे। चलो, फ्लाई ऐश की जो है वो बात करेंगे। फ्लाई ऐश क्या है, देखो, कोयला जब जलता है तो क्या बच जाती है, राख बच जाती है। और राख जो है ये 100 किलोमीटर तक जो है वो ट्रैवल कर सकती है, और काफी ज्यादा डेंजरस होती है, आपको पता होगा इसके बारे में। अच्छा, ये राख जो होती है, आप मुझे बस एक सिंपल सा आंसर दें कि ये जैसे कि अगर न्यूक्लियर रेडिएशन से ज्यादा हार्मफुल होती है, कम हार्मफुल होती है, इतना बताओ। न्यूक्लियर रेडिएशन से ज्यादा होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, पक्का? पक्का? हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस में रहा करो, पढ़ रहे हो आप तो कॉन्फिडेंस में रहा करो, बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होती है। न्यूक्लियर रेडिएशन से ज्यादा हार्मफुल होती है ये, है ना। मैं न्यूक्लियर
रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, रेडिएशन जो लंबे समय तक रहता है तो उससे ज्यादा हार्मफुल हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और एक्टिविस्ट और फिशरमैन जो है गाइस, उन्होंने कंप्लेन करी है फ्लाई ऐश के बारे में कि फ्लाई ऐश जो है वो काफी तेजी से नॉर्थ चेन्नई टर्मिनल पावर स्टेशन से फैल रही है। यहाँ पर एक कोस्थलियार नदी है, वहां पर जो है वो फैल रही है और वहां पर पाइपलाइन जो कि ऐश लेकर जाती है ऐश पॉन्ड तक, तो उसमें लीकेज हो गया है, तो इसके कारण से इस नदी में जो है वो ऐश फैल रही है। तो फ्लाई ऐश है क्या? तो इसे फ्लू ऐश या फिर पल्वरिज्ड फ्यूल ऐश जो है वो कहा जाता है, राइट। कोयला जब जलता है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बचता है, जो राख बचती है, तो उसको ये कहा जाता है चूड़ित ईंधन राख, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। और फिर हमें देखने को मिलता है कि कोयला किस टाइप का है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी हार्मफुल होगी या किस टाइप की होगी ये पर्टिकुलर ऐश, फ्लाई ऐश। और सभी फ्लाई ऐश जो होती है उसके अंदर काफी भारी मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें आपको 3 4 5 चीजें पता होनी चाहिए, जैसे लेड कितना हार्मफुल हम लोग को देखने को मिलता है, मरकुरी कितनी हार्मफुल है ये, राइट, मैग्नीज, कोबाल्ट, राइट, बोरोन, आर्सेनिक, कैडमियम, तो ये सब चीजें इसके अंदर शामिल होती है। इस प्रकार के माइनर हमें देखने को मिलते हैं कि हार्मफुल कंटेंट्स इसके अंदर हम लोग को नजर आते हैं, राइट। इसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन भी है जो कि काफी डेंजरस है एनवायरमेंट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, राइट। और हेल्थ और एनवायरमेंट पर इसका क्या खतरा हम लोग को देखने को मिलता है, तो वही जैसे मैंने आपको बताया, टॉक्सिक हैवी मेटल इसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे निकल, कैडमियम, लेड, क्रोमियम, तो ये सब टॉक्सिक नेचर के, जैसे मर्क्यूरी, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। दे आर माइन्यूट पॉइजनस पार्टिकल्स, बहुत ही पॉइजनस पार्टिकल्स है, माइन्यूट है, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर, यानी कि लंग्स वगैरह में जाकर जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। फिर इसके रेडिएशन की बात करें, 100 टाइम्स मोर रेडिएशन देन न्यूक्लियर वेस्ट, क्या लिखा है, जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, न्यूक्लियर एनर्जी जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसका जो रेडिएशन होता है उससे 100 गुना ज्यादा जो रेडिएशन है वो इसके अंदर हम लोग को नजर आता है, फ्लाई ऐश के अंदर हम लोग को नजर आता है। फॉर एन इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, फ्लाई ऐश कंटेन्स, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करती है न्यूक्लियर के माध्यम से या इसके माध्यम से, तो फ्लाई ऐश जो होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में इसका रेडिएशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म तक हम लोग को देखने को मिलता है और काफी लंबे समय तक भी रहता है और बहुत भारी मात्रा, 100 टाइम्स ज्यादा, यार सोचो। और वाटर पोल्यूशन, वाटर को पोल्यूट करती है ये, हमें देखने को मिलता है। अब राख जो है पानी में जाएगी तो ऑब्वियस बात है पोल्यूट करेगी, इससे खतरा क्या है, एक्वेटिक बॉडीज को काफी ज्यादा खतरा है, वो मर जाएंगी, है ना। एनवायरमेंट पर भी इसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, मैंग्रोव्स वगैरह जो होती हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, क्रॉप यील्ड जो होती है उसमें रिडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, फसल की पैदावार में कमी आती है, राइट। ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है और रन ऑफ कच्छ में ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसका पोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा जो है वो हुआ है ना। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और इसका उपयोग भी आप कर सकते हो, जैसे कि आप ईंट बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है, राइट, कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए, जैसे बिल्डिंग वगैरह, ईंट वगैरह, सीमेंट वगैरह, रेती वगैरह बनाने में किया जा सकता है, रेत। फ्लाई ऐश पेलेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो कंक्रीट मिक्सचर के साथ। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जैसे कि सड़क बनती है तो उसके लिए जो डांबर बनाया जाता है, या फिर कई बार जैसे होता है ना कि सीमेंट वगैरह हमें देखने को मिलती है, या फिर कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ चीजें जो होती हैं, जैसे जब सीमेंट बनता है तो आपने देखा होगा कि वो मिक्स करते हैं वो पूरी चीज को प्रॉपर तरीके से, एक जिसमें वो रहती है, एक मशीन होती है जो मिक्सर के लिए जो है वो रहती है, आपने कई बार देखी होगी जहां पर भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो मिक्सर वाली मशीन जो है वो रहती है, जिसमें ये लोग मिक्स करते हैं पूरे सीमेंट वगैरह को डाल के, राइट, गिट्टी को सीमेंट को डालकर मिक्स करते हैं, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। फ्लाई ऐश पैलेट्स जिसे कहते हैं, राइट। इसके अलावा आपको कोई जैसे रोड में गड्ढा है उसको भरना है तो आप फ्लाई ऐश का उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इम्पैक्टमेंट्स के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, तटबंध निर्माण के लिए और दूसरे स्ट्रक्चरल फिल्स के लिए, वही जैसे रोड वगैरह में गड्ढा वगैरह है तो उसमें भी किया जा सकता है। तो ये सब चीजें सॉइल को स्टेबल करने के लिए किया जा सकता है, राइट। सीमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी ली, राइट। इसके बारे में रोड सब बेस, तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर ही लिया कि रोड के कंस्ट्रक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है और एग्जाम्पल के तौर पर ईंट बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, राइट। और एग्रीकल्चर में भी इसका काफी ज्यादा उपयोग है, राइट। फर्टिलाइजर, कैटल फीडर, सॉइल स्टेबलाइजेशन जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात करी, तो इन सब चीजों में इसका उपयोग किया जा सकता है, राइट। और इसके अलावा आइस की मेल्टिंग के लिए भी जो है वो इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है, राइट। जमी बर्फ जो होती है नदियों में उसको पिघलाने के लिए किया जा सकता है, ना ही सिर्फ नदियों में, जैसे कि कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे कि जो हिमालय वगैरह में ये जो रोड्स हम लोग को देखने को मिलती है उसके आसपास स्नो जो है वो आ जाती है, तो उसको हटाने के लिए किया जा सकता है, बट वो डेंजरस हो सकता है क्योंकि एक बार ये स्नो तो हटा देगी बट फिर बाद में नुकसान जो है पहुंचाएगी, तो ये मेरे ख्याल से ये हेल्थी चीज नहीं है
हेल्दी ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट। और इसके अलावा वही रोड में हम लोग को देखने को आइस कंट्रोल के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, बट आई सजेस्ट कि ये हेल्दी ऑल्टरनेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये था पूरा टॉपिक, और ये आज अपना आज का लास्ट टॉपिक था, और मैंने आपको जो भी पढ़ाया अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो बताइए, अगर नहीं आया है तो डाउट पूछिए, जो भी चीज समझ नहीं आई वो समझाएंगे। और बाय द वे एडिटोरियल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एडिटोरियल जो होगा आज से, एडिटोरियल का जो टाइम होगा वो होगा 3-3:30 बजे, ठीक है, दिन में 3:30 बजे। और आज जो आपको एडिटोरियल कवर करके आना है वो 26 तारीख का और 27 तारीख का, 26 और 27 के एडिटोरियल द हिंदू और जागरण के, वो एक बार रीड करके आएगा। वी विल गोइंग टू डिस्कस इट। तो ये क्या होता है कि करंट अफेयर्स की क्लास होती है ना अपनी, थोड़ी सी बड़ी होती है, तो अपन एडिटोरियल का टाइम जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर दिन में, राइट। तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर अपन क्या करेंगे, 1 दिसंबर से करेंट डेट पे आ जाएंगे कि आज की डेट में आज के दिन जो एडिटोरियल आया सिर्फ वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, 1 तारीख से शुरू करेंगे। और बाकी जो भी स्टूडेंट जो है जो ऑलरेडी दिसंबर के पीडीएफ पेड पैकेज में एनरोल्ड है, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एक बार जो है वो क्या बोलते हैं, अपनी अपनी जीमेल को चेक कर लें। मैंने वहां पर आप लोग के लिए जो है वो टीचमेंट की एक आईडी जो है वो दे रखी है, एक लिंक आपके पास आ गई होगी, तो उसको आप ऑन कर लीजिए, तो आप लाइव सेशन अटेंड कर पाएंगे। यानी कि उसको क्लिक करके रिक्वेस्ट जो है वो डाल दीजिए, 24 आवर्स में जो है वो आपको ऐड कर लिया जाएगा। और अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, राइट। चलो फिर अब मिलते हैं अपन, कितने बजे मिलेंगे, यूपीएससी स्टूडेंट्स जो है वो 12 बजे मिलिए, 12 बजे अपन मिलते हैं। और बाकी 3:30 बजे आपकी एडिटोरियल का डिस्कशन। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।